ऊपर चले गए हो कि इनके साथ ही हो? अच्छा चलो अलमारियों में ऊपर सेव कर लें। हाँ नहीं ठीक है, बेहतर है सामान वगैरह ऊपर रख के अपनी सेटिंग कर ले। हाँ उधर अलमारी में अपना एक शेल्फ है। ठीक है कोई इशू नहीं। अच्छा जी, कोई अपने सिस्टम पे आप लोगों ने कहीं भी एक फोल्डर बना लेना है। मैंने जिस तरह बनाया हुआ क्लासेस अपने ही लिहाज से नेक्स्टबेरी की इस ग्रुप की, तो कोई भी किसी भी लोकेशन पे फोल्डर बना लें और इस फोल्डर को आप विजुअल स्टूडियो कोड को ऑन करें। अब मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस अजम्पशन पर कि वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया होगा। विजुअल स्टूडियो कोड ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें इसे, और नोड जेएस को कर लें जिन्होंने नहीं किया अभी तक। ये रिकमेंडेड वर्जन करना है, नॉट द लेटेस्ट। नोड को इंस्टॉल कर लें और विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल कर लें। स्लो सिस्टम, ठीक है जी। सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड बोथ सॉफ्टवेयर्स, तो फिर प्रोग्राम के लिए अपने सिस्टम में आए, कहीं भी एक फोल्डर बना लें, वो चाहे एम्प्टी फोल्डर क्यों ना हो, खाली होगा शुरू में अगर आप फर्स्ट टाइम करें। तो आपने यहाँ पे ये कोड में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल। वहां मेन्यू से भी ओपन फोल्डर की ऑप्शन ले सकते हैं या इसको इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मेरा ख्याल हमारी क्लास का वही ओपन हुआ हुआ लास्ट जो था। एनी हाउ आप जो है वो सिंपली इसको ड्रैग करें, ड्रॉप करें तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से फाइल में आके ओपन के ऑप्शन ले सकते हैं, ओपन फोल्डर और ब्राउज करवा रहे हैं। अब यहाँ पे लिस्ट पे जो फाइलें बना रहे हैं इस फोल्डर में आती आएंगी। इसमें अभी प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट फाइल बना रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं अलग से प्रैक्टिस। जब रिएक्ट में आएंगे, नोड सर्वर में आएंगे, रिएक्ट नेटिव, फिर हमने प्रोजेक्ट एक पूरा बनता है, उसमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये जो प्रैक्टिस के लिए बेसिक जावास्क्रिप्ट में यू हैव नीड जस्ट वन फाइल जिसको आप रन कर सकें। तो जो भी मैंने लेक्चर लिए मैं उस फाइल का नाम जो है वो इसके डेट के मुताबिक ही रख रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पहली ऑप्शन है, जो भी फोल्डर आपने ओपन किया होगा, जरूरी नहीं इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखें, कोई भी नाम रख सकते हैं। ये न्यू फाइल पे क्लिक करें और December12.js यहाँ पे आपने कुछ भी प्रिंट करना है कंसोल पे, console.log, और यहाँ पे लिखें जी हेलो वट एवर द मैसेज यू वांट टू प्रिंट। और इसको रन करने के लिए ये स्नैन बताएं जरा। टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल ओपन कर लें, इसके अंदर ही वीएस कोड के अंदर ही टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। लहरा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ लिखा ऑलरेडी इसको क्लियर कर लें और फाइल का नाम नहीं पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बताएं? नोड की कमांड पहले लिखेंगे, नोड स्पेस। अब आपने नोड इंस्टॉल किया होगा तो ये नोड की कमांड चलेगी, और इस फाइल का नाम December12.js। तो उसके बाद जो भी आपने console.log में लिखा है वो आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सिस्टम मुझे लगता है कि अपडेट है, रीस्टार्ट मांगा, रीस्टार्ट टाइम भी ले सकता है, इसलिए इसको अभी रीस्टार्ट नहीं करते हैं। जी ऑलरेडी जो लिखा है, जो बेसिक डॉस प्रॉम्प्ट की कमांड है वो आप सारी यहाँ पे चला सकते हैं। CLS वगैरह किसे क्लियर वगैरह करना, यू कैन सिंपली कंट्रोल और बैक टिक कैरेक्टर जो है टैब से ऊपर, इससे आप इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं दोबारा, ठीक है जी। और आपने सेव कर लेना, जो भी चेंजेस करें सेव करें। मैंने वैसे यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके एक ही दफा ऑटो सेव पे टिक कर दिया, जो भी मैं क्लिक करता हूँ सेव होता रहता है। तो जो लास्ट सेव फाइल होगी वो यहाँ पे आप कमांड लिख के रन करेंगे। और अगर आपने एक दफा कमांड लिख दी है तो लास्ट कमांड लाने के लिए एरो कीज यूज करें। आप एरो करें, फिर आप एरो करें, तो हिस्ट्री में सारी कमांड सेव है। लास्ट मैंने कमांड क्या लिख दिया, आप एरो करके जो भी कमांड आई सिंपल एंटर कर लें, ठीक है जी। नोड दिसंबर
11 की है, ये है 12। CLS करें, ये देखें लास्ट वही है, तो यू कैन सिंपली रन अप एरो एंटर, अप एरो एंटर, अप एरो कमांड लिखिए, एंटर करने तो रन हो। ओके, वंस वी आर हियर, अब देखते हैं लास्ट टाइम असाइनमेंट मैंने क्या दी थी, टास्क क्या दिया था। यहाँ पे आ जाते हैं दिसंबर 11 में। ओके जी, टास्क एक तो सॉर्टिंग वाला था ना, मेनली ये टास्क पहले देख लेते हैं। ये जो दिया था टास्क, इसको कॉपी करते हैं और इसको 1 by 1 जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ले लिया हमारे पास, यहाँ पे एक हमने अज्यूम कर लिया कि प्रोडक्ट्स की अरे है, इस अरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े, हर प्रोडक्ट की डिटेल पड़ी। अरे कैसे डिक्लेयर करनी है, जैसे किसी भी लैंग्वेज में स्क्वायर ब्रैकेट में, ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी का नाम, उसकी वैल्यू दे दें। पहली जो प्रोडक्ट है, आईडी, टाइटल, प्राइस और क्वांटिटी, ये चार प्रॉपर्टीज हर ऑब्जेक्ट के बारे में हमने नोट की। जो मोबाइल फोन है उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, टाइटल, आईडी। इस तरह जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका आईडी लिख दिया, उसको कोई वैल्यूज फर्जी दे दी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिलहाल हम कोई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं जिसमें चार ही प्रोडक्ट्स हैं, और ये बस ये बेसिक चार फील्ड, चार प्रॉपर्टीज ही हम रख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस अरे में से आपने मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करनी है। मैं चाहता हूं नहीं, इन अरेज को प्राइस के लिहाज से सॉर्ट कर दें। जब हम यूआई बनाएंगे, ड्रॉप डाउन दे देंगे, यूजर सेलेक्ट करेगा, लो टू हाई प्राइस सॉर्ट करो, सॉर्टिंग हो जाएगी। लेकिन लॉजिक कैसे लिखनी है, यूआई तो चलो HTML CSS में बन जाएगा। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं जो इस पे हमने करने हैं। तो पहले जो मैंने बताया था ये था कि प्रिंट द टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग मैक्सिमम प्राइस। थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि आप इस अरे में से वो ऑब्जेक्ट का टाइटल प्रिंट कर दें जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस है। इसकी 50,000 है, 40, बाकी कम ही है इससे, तो ये लिखा आ जाए। अगर मैं इसकी प्राइस बढ़ा दूं, इसको मैं 00 कर दूं, तो लिखा आ जाए बाइक। जिसकी मैं डाटे में प्राइस चेंज करूं, लॉजिक इस तरह लिखनी है, तो उसका, उस ऑब्जेक्ट की डिटेल सारी नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ उसका नाम, उसका टाइटल प्रिंट करना है। तो यहां जारी बात है, पहले हमें मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम फाइंड जब कर लेंगे, मैक्सिमम प्राइस की बजाय वो ऑब्जेक्ट ही हमारे पास आ जाएगा जिसकी मैक्सिमम प्राइस है। ये किसने किया है जी? अच्छा, दूसरा था एवरेज प्राइस ऑफ ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी प्राइस की एवरेज ले लें। एवरेज कैसे लेते हैं, सबको सम करें और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिवाइड कर दें, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर। एंड फाइनली प्रिंट द टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज आउट ऑफ स्टॉक। कैसे पता चलेगा कि जिसकी क्वांटिटी 0 होती है उसको हम कहते हैं, जो पहली स्टॉक में है, दूसरी आखिरी। अगर मैं, आपने लॉजिक लिखी, अगर मैं इस जो है वो इसे भी 0 कर दूं तो इनके टाइटल प्रिंट हो जाए। अगर 0 के अलावा है, चार्जर 20 पड़े हैं स्टॉक में। आखिरी वाला आसान है, पहले आखिरी कर लेते, हमेशा आसान से चलें, जरा कॉन्फिडेंस बनता है। हमने इस प्रोडक्ट में देखना है आउट ऑफ स्टॉक कौन कौन सी हैं, उनको प्रिंट करना है। तो आउट ऑफ स्टॉक के लिए हर ऑब्जेक्ट में से क्वांटिटी पे आपने चेक लगाना है, कंडीशन लगानी। तो जी रिजवान बताओ तो सही यार, कैसे लिखेंगे? हाँ, टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स लगेगा, इफ क्वांटिटी 0 तो उसका टाइटल प्रिंट कर दो। ये ओवरऑल तो ऐसे ही है, लेकिन आपके पास अरे में डाटा पड़ा है, अरे में हमेशा लूप लगती है। लूप का मतलब यह है कि शुरू से लेके फॉर ईच सबको प्रोसेस करते जाना है।
तो लूप लगाने का एक तरीका तो जो लैंग्वेज में है, फॉर लूप यूज करें, वाइल लूप यूज करें, डू वाइल लूप यूज करें। एक नया जो तरीका दिया है जावास्क्रिप्ट ने, वो है कि आप एक फंक्शन कॉल करें जो खुद ही अपने अंदर लूप लगा रहा हो और आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हो। अगर मैं इसे जरा क्लैप्स कर लूं, यहाँ पे जरा थोड़ा सा साइड बाई साइड इसको ताकि नजर भी आए ये। इसके अंदर इस वक्त 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो लूप की बजाय वो फंक्शन यूज करें, मैंने कहा था फंक्शन जो है वो अरे का नाम लिखेंगे, जिस अरे पे आपने वो फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। यू विल राइट हियर, यहां पे प्रोडक्ट्स डॉट करेंगे तो ये लिस्ट आ जाती खुद ही हेल्प में कि डॉट करके अरे में फॉर ईच भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी चेक कर सकते हैं, इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, 2 अरेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, मैप भी कर सकते हैं, सॉर्ट, सर्च, पुश, रिड्यूस, स्लाइस, स्प्लाइस एंड सो ऑन। डॉट करने से ये लिस्ट हेल्प में आ जाती कि आप अरे के साथ क्या क्या फंक्शन जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है जो कॉल कर सकते हैं। तो हमने इन फंक्शन तमाम को आज देखना है और इनको जरा स्टडी करना है, क्योंकि डाटा आपके पास लिस्ट में ही होता है हमेशा, ठीक है। डेटाबेस में अगर पढ़ा है तो वहां से भी पहले लिस्ट में आता है, फिर प्रोसेस होता है। तो लिस्ट पे आपको ये सारे काम आने चाहिए। प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, नाम नेमिंग कन्वेंशन कैसे है, 2 अगर वर्ड है तो पहले का लेटर स्मॉल होगा, दूसरे का कैपिटल होगा, ऑब्वियसली नेम स्पेस ही, और हमेशा उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे। इसके अंदर पैरामीटर क्या है, इनपुट क्या है, और ईच में किस तरह ये लूप लगाता है। तो ये क्या करेगा, ये फॉर ईच का फंक्शन किसके साथ कॉल हो रहा है, प्रोडक्ट्स के साथ। तो प्रोडक्ट्स में से 1 by 1 प्रोडक्ट यहां पे रखेगा, इनपुट करेगा, और उसके आगे आप इफ लगा के चेक कर लें कि इसको प्रिंट करना है कि नहीं। तो ये लूप डिफरेंट तरह से चलती। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये पहला ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि अरे में क्या पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स, और यहां पे पहले पी या उसको प्रोडक्ट कह लें। आमतौर पर जो नेमिंग कन्वेंशन हम रखते हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल की रख लेते हैं आमतौर पर, वैसे जरूरी नहीं, खाली पी भी लिख सकते हैं। यानी अरे में ज्यादा है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्रोडक्ट्स। और सिंगुलर में जब प्रोडक्ट कह रहा हूं तो उसका मतलब कोई एक प्रोडक्ट उससे मुराद है। वो कौन सी है, पहली दफा ऑटोमेटिकली यहां पर पहली प्रोडक्ट इनपुट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर पहली प्रोडक्ट इनपुट हो गई है तो इस पे एक्शन क्या लेना है, एरो लगाएं इक्वल टू एंड ग्रेटर देन के साइन के साथ। अब यहां पे आप बताएं करना क्या है इस प्रोडक्ट के साथ। अब मैंने करना क्या है, मैंने टाइटल प्रिंट करना है अगर इसकी क्वांटिटी 0 है तो आउट ऑफ स्टॉक। अब यहां पे सीधा सीधा इफ एल्स लग गया, पता ये पहले वहां तक कौन है इफ एल्स कहां लगाना। अगर मैं ये एक प्रोडक्ट लूं पहली दफा पहली, तो इस पूरी प्रोडक्ट का आईडी, टाइटल, प्राइस जो मर्जी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी असल में है जो हमें बताती है कि ये स्टॉक में है या नहीं, बाकी फील्ड्स नहीं बताती। तो आउट ऑफ स्टॉक के लिए सिर्फ क्वांटिटी पे चेक होगा। तो हम यहां पे आएंगे, आप अज्यूम करें ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं कॉपी कर लूं अगर, तो आप अज्यूम कर लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रोडक्ट इक्वल टू इस, सॉरी प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है, इस ऑब्जेक्ट के, ये जो यहां पे पहला है, प्रोडक्ट्स नहीं सिंगुलर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट इसके इक्वल है तो क्वांटिटी पे चेक करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, प्रोडक्ट डॉट, बाकी इफ एल्स है जो आपने एक्चुअल काम करना है। तो यहां पे नाम, ये ग्रे का मतलब भी ये यूज नहीं किया, एरो के राइट हैंड साइड पे आए तो ये प्रोडक्ट जो ऊपर से आ रही है आप लिखें प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, वो लेंथी इफ एल्स भी लगा सकते हैं, इफ एल्स का भी तरीका बताया था। अगर ये इक्वल टू 0 है क्वेश्चन मार्क, ये शॉर्ट फॉर्म इफ एल्स की है जो मैंने सिखाई थी, टर्नरी ऑपरेटर
प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर कंसोल डॉट लॉग इसे कर दो, यानी प्रिंट कर दो। कंसोल डॉट लॉग इसे प्रिंट करो, प्रोडक्ट को नहीं, जिसकी क्वांटिटी 0 है उसका नाम प्रिंट करो। तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी चेक करो लेकिन प्रिंट उसका टाइटल कर दो। तो यहां पे फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, एग्जैक्टली प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब ये टाइटल किसका प्रिंट होगा, जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी। और किसके लिए कंडीशन ट्रू होगी, जो 0 होगी यानी आउट ऑफ स्टॉक होगी। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं है तो नल का मतलब है कोई ऑपरेशन ना करो, फिर स्किप कर दो। और यहां से नल का मतलब क्या है कि अगर इसकी प्रोडक्ट नहीं है, पहली दफा प्रोडक्ट इक्वल टू, अदरवाइज आप आने यहां पे, अदरवाइज इसको खत्म कर दो, नल का मतलब है, और इस पे चेक करो एंड सो ऑन। अब अजान हो जाए फिर क्या, जरा कंटिन्यू रखते हैं। जी, यहां पे ये जेड लाइन क्यों आ रही है, क्या गलती कर दी है, को बताएगा क्या गलती की है जी, लिखने में क्या गलती कर दी। कंसोल डॉट लॉग में ये पैरेंथेसिस तो शुरू की हैं लेकिन इनको यहां पे क्लोज नहीं किया, ठीक है जी, बल्कि यहां पे क्लोज किया था, ये गलती। कंसोल डॉट लॉग आप चाहें तो इसको यहां पे, ये जो फॉर ईच के अंदर है, ये जो कुछ आपने कहा एक एंटर करके अगली लाइन पे ले आए और ये इसकी पैरेंथेसिस लिख के, ये फॉर ईच के अंदर लिखा हुआ है हमने, जरा फिर क्लियर हो जाता है। अच्छा, पैरेंथेसिस सही शुरू किए और बंद किए। और विजुअल स्टूडियो कोड में ही है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और एंड पे तो ये हाईलाइट करके आपको बता देता है। हर ब्रैकेट डिफरेंट कलर में है, देख रहे हैं ना, वो कलर से पता लग जाता चाहिए। ये खुद से नहीं आएंगे आपके उसमें सिस्टम में, आप यहाँ पे आए एक्सटेंशंस में और यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ब्रैकेट पेयर कलराइजर के नाम से।
तो फिर ये जो भी ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में करके विजुअल फीडबैक देता है। ये ब्रैकेट पे कलराइजर, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन लिखा होगा, इंस्टॉल करने नहीं नजर आ रही, यहाँ पे लिख के सर्च करें। विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सी एक्सटेंशन कर सकते हैं जो कोड लिखने में हेल्प करती हैं आपको। तो ब्रैकेट पे कलराइजर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें या इंस्टॉल हो जाए, इसे क्लोज करें, तो आपके पास जो है वो इसी तरह से थीम काफी हैं जो थीम आपने करने हो। कलर थीम्स भी हैं, जिस तरह मैंने भी कुछ किए हुए हैं, अप्लाई भी किए हुए हैं। नाइट ओवल वाला मैंने किया हुआ है, ये भी अच्छा है, and so on. There are different themes that you can install. हर चीज एक्सटेंशन से इंस्टॉल हो, ठीक है जी। आगे रिएक्ट में आगे पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत एक्सटेंशंस हैं जो हमें जरा क्विक जिसमें कोडिंग हो जाती है और एरर्स बच जाती है। ये क्लियर होगी जी बात। इसको रन करते हैं और देखते हैं लॉजिक। इस वक्त हमने, अब इसको एक्सपेंड में करके जरा देख लेता हूँ। इस वक्त हमने कितनी प्रोडक्ट हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हैं। राइट नाउ मेरे पास आखिरी सिर्फ जो है उसकी क्वांटिटी 0 और लैपटॉप जो है वो कंट्रोल में CLS करें और इसको रन करें। क्या लिखा रहा है जी? लैपटॉप। अच्छा, अगर आप पहला आए सैमसंग का जो मोबाइल है, इसको भी अगर आप 0 कर लें क्योंकि फॉर ईच है सबके लीटर, और फिर रन करें तो उसने कहा जी सैमसंग भी खत्म हो गया और लैपटॉप भी स्टॉक से खत्म हो गया। तो जो जो आउट ऑफ स्टॉक है, और अगर आप इसकी जगह 5 कर दें और इसकी जगह आप कर दें लेट्स सपोज 1 के साथ लैपटॉप नया आ गया, अब आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो अब क्या आउटपुट आएगी? ब्लैंक एम्प्टी आ जाएगी कि कोई भी लिस्ट खाली है, यानी कोई भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। तो ये तो आसान था, क्यों भाई? इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर पढ़ा था और फॉर ईच पढ़ी थी, तो दोनों ही इसमें अप्लाई होने थे। मुश्किल था, ये नहीं किया आपने, तो ये तो होना चाहिए था। आगे आ जाए जी, यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैक्स फाइंड करना, मैक्सिमम भी फाइंड करने का हमने डिस्कस किया था। मैक्स फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने मैक्सिमम निकालना है किस में, और जो मैक्स जब आ जाएगा, तो जब मुझे मैक्स पता चल जाए इस प्रोडक्ट का मैक्स है, तो फिर उसका टाइटल प्रिंट करना या कुछ भी प्रिंट करना कोई मसला नहीं रहता। तो टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग मैक्सिमम प्राइस, तो इसका उसी तरह से जिस तरह लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल से कर चुके हैं। फर्स्ट करने पहले की प्राइस मैक्सिमम है, तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, पहले को कैसे रेफर करेंगे? इसकी प्राइस को कैसे रेफर करेंगे? बोले इसको अगर हम रेफर करें, सॉरी ये प्राइस है, तो कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस तो नहीं, प्रोडक्ट्स तो अरे है, इस अरे में जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी आगे प्राइस, प्रोडक्ट्स इंडेक्स 0 डॉट प्राइस। प्रोडक्ट डॉट प्राइस तो नहीं, यहां तो फॉर ईच में लूप लगी है, वो पूरा ऑब्जेक्ट ही यहां पे रख देता है। तो हम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो यहां तो हम अरे की बात कर रहे हैं। तो पहली दफा प्रोडक्ट्स सब 0 डॉट प्राइस, हमने कहा कि पहले ऑब्जेक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस नहीं, प्रोडक्ट्स अरे का नाम है, अरे के अंदर थोड़ी प्राइस है, वो तो हर ऑब्जेक्ट की रह रहा प्राइस। किस ऑब्जेक्ट की? पहले ऑब्जेक्ट की। प्रोडक्ट्स सब 0 डॉट प्राइस। अब हमने मैक्सिमम देखना है, तमाम की प्राइसेस से कंपेयर करना है हमने, और देखना है कि इसको अपडेट करें या ना करें, जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, इसलिए पैरेंथेसिस पहले लगा देता हूं कि यार ये याद रहे। ज्यादा लेंथी लिखने, एंटर कर लें, स्पेस बना लें इस फंक्शन के अंदर। आपको फॉर ईच फंक्शन 1 by 1 प्रोडक्ट यहां पे रख के देगा। अब यहां पे क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट्स की अरे थी, अब ये प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट को की प्राइस को चेक करें और देखें इस मैक्स वेरिएबल को ओवरराइड करना है या नहीं। तो कैसे लिखेंगे यहां पे? शाबाश। अगर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये लास्ट टाइम हमने किया था जी।
अब मैं सबस्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहा क्योंकि फॉर ईच मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ग्रेटर है मैक्स से, अगर इफ तो क्वेश्चन मार्क, फिर क्या करना है, मैक्स इज इक्वल टू कर दें प्रोडक्ट डॉट प्राइस से, अदरवाइज नल का मतलब है मैक्स को चेक करें। इस तरह सा काम था। देख, ये तो मैंने कल भी क्लास में भी किया था, लेकिन यहां पे किस तरह से इनिशियलाइज करना इसमें फर्क था। अब यहां सबस्क्रिप्ट नहीं यूज करना, ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको देखनी थी। अभी देख लेते हैं उसमें ग्रुप में जो उन्होंने किया वो ये अभी एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये अभी कॉलन नहीं लगाया हमने, सेमी कॉलन, अच्छा दोनों जगह क्वेश्चन मार्क ही लगा दी। इधर क्या आता है? कॉलन। ठीक है जी। अब अगर आप इस लूप से बाहर आएंगे तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे मैक्स को, तो मैक्सिमम प्राइस आपको प्रिंट होती नजर आएगी। साथ मैसेज भी दे लें पहले। ये देखें, इस ये हमने कर लिया है पार्ट। इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करें, ये कमेंट हो गया। सिर्फ इसको चलाते हैं। अब मैक्सिमम है किसकी? 30,000 है, 1,000, 40,000 और पहले की में 50,000 है ना, तो 50,000 प्रिंट होगा। ठीक है। और अगर आप कह दें नहीं जी लैपटॉप जो है वो इस वक्त 30,000 है, 3 लाख का हो गया है, तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो 3 लाख हो जाएगी। जो भी आप करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम प्राइस तो हमने निकाली है, लेकिन मैंने प्रिंट प्राइस नहीं करनी थी। चेक प्राइस करनी है लेकिन प्रिंट टाइटल करना है। चेक तो प्राइस करनी है लेकिन मैंने प्राइस तो प्रिंट नहीं करने के लिए कहा। आप यहां पे साथ लिख भी सकते हैं ना, साथ डबल कोट्स में मैसेज भी लिख दिया करें, मैक्स प्राइस इज इक्वल टू, इस तरह से मैसेज बना लें ताकि कंसोल पे खाली नंबर से नहीं पता चलता क्या है। मैक्स प्राइस इज इक्वल टू दिस, और इसके आगे शुरू में मैसेज आ जाए इक्वल टू रुपीज डॉट, मैक्स प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 50,000। ठीक है जी। ये से 2 स्पेसेस आ रही मुझे लगता है। ठीक है, इस तरह जरा। लेकिन मुझे प्राइस नहीं मैक्सिमम चाहिए भाई, मुझे उसका टाइटल प्रिंट कर दें। जिसकी प्राइस ज्यादा है उसका नाम दे, प्राइस नहीं मैक्सिमम दे। लेकिन किसका नाम? बेस्ड ऑन प्राइस। आप बताएं जी क्या करें, नाम कैसे प्रिंट करें? नीचे अगर चले प्राइस भी है, उसका नाम भी मैं प्रिंट करना चाहूं, कंसोल डॉट, ये समझ आई ना ऊपर मैच साइन करने वाली बात? क्यों मेरी जवान? ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था। थोड़ा सा सिंपल अरे थी, इसको ऑब्जेक्ट्स में और इसमें ले आए कि कहाँ डॉट करना है, कहाँ कर्ली ब्रेसेस करनी है। ये सेंस जरा डेटा टाइप्स की होनी चाहिए। मैं लिख दूं जी, टाइटल भी लिखना चाहता हूं मैं, मुझे बताएं यहां कैसे लिखूंगा टाइटल? शाबाश। टाइटल कैसे लिख सकता हूं कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट जिसकी मैक्स आई है वो तो मैंने नोट ही नहीं किया, मैंने तो एक नंबर सिर्फ नोट किया। आप देखिए ना, वो मुमकिन नहीं है इस लॉजिक से लिखना, इसलिए वो आप कह रहे हैं उसने लेंथ किया। तो मुश्किल क्या चीज बन जाती है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नंबर नोट किया, मैंने तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नोट ही नहीं किया। अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नोट किया होता, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नोट किया होता, तो फिर मैं उसके थ्रू डॉट टाइटल डॉट प्राइस उसकी जो मर्जी प्रॉपर्टी नोट प्रिंट कर लेता। तो यहां से करना तो मैंने ये मैक्स वाला है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैक्स नंबर नहीं नोट करना। मैंने क्या करना है? मैक्स प्रोडक्ट, उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को नोट करना है, ताकि जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल एक्सेस कर सकूंगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हम
क्या करें बताएं? आसान तरीका क्या है कि मैं एक और वेरिएबल ले लूं कि पी तो मैंने नोट ही नहीं किया, प्रोडक्ट मैंने कहा जी पहला ऑब्जेक्ट मैक्सिमम है फर्ज करने, पहले की प्राइस और पहला ऑब्जेक्ट भी नोट कर लिया मैंने, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कैसे नोट करेंगे, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे लेंगे, इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस मैंने सेव करना है, यानी ये ऑब्जेक्ट पूरे का रेफरेंस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट सब 0, यानी आगे डॉट नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं रेफर करेंगे, प्रोडक्ट्स क्योंकि ये अरे के अंदर पड़े ही रेफरेंसेस हैं सब 0। मैंने 2 वेरिएबल ले ली, अभी देखते हैं इसको और इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। अब जब मैं यहां पे मैक्स फाइंड करता हूं, अगर जो प्रोडक्ट यहां से फॉर ईच लूप से आ रही है यहां पे, इसकी प्राइस इस मैक्स से ग्रेटर है, इस मैक्स से ग्रेटर है, तो मैक्सिमम भी चेंज कर दो और ऑब्जेक्ट भी चेंज कर दो यहां से, और साथ इस पी को भी अपडेट कर दो। जो उस बंदे ने आप कह रहे हैं ना किया वो ये किया, क्या करेंगे यहां पे, टाइटल पी क्या होगा, या चले मैं डॉट मैक्स प्राइस भी लिख लिया, अगर सिर्फ टाइटल ही रखना होता तो फिर यहां पे क्या लिखते, डॉट टाइटल, ऐसे बेहतर है पूरा रेफरेंस ही रख लें। तो फिर यहां पे मैक्स को भी चेंज कर दो और टाइटल भी चेंज कर दो, टाइटल किसके इक्वल होगा, सिंपल प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज द प्राइस है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, भाई जिस प्रोडक्ट को कंपेयर कर लें, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। लेकिन ये यहां पे तो वो कहता है एक स्टेटमेंट लिखो, ये 2 कैसे कॉमा डाल के हमने लिख ली, यहां पे हमें 2 चीजें नहीं लिखनी, एक लिखनी है, 2 नहीं लिख सकते आप, 2 3 4 आप लिखना, आप वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए बेहतर होता है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की बजाय इनको नोट करने के बजाय देखें, अगर आप ये टेक्निक रखें कि यार मैं ऑब्जेक्ट ही पूरा उसका रेफरेंस रख लेता हूं, लेफ्ट पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स सब 0, कि मैंने ऑब्जेक्ट नोट कर ली, मैंने कहा जी पहला ऑब्जेक्ट है फर्ज कर लें जिसकी प्राइस मैक्सिमम है और इसी का टाइटल है, सारा कुछ उसी के बारे में, ठीक है जी। तो लूप कैसे लगाएंगे आप, फिर यहां पे लूप का स्टाइल आपका क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट बेस्ड आइटरेशन अगर करना है, अब लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट यहां पे मैं इनपुट कर रहा हूं डॉट प्राइस, द सीन तो प्राइस पे ही होना है ना, अगर उसकी प्राइस ग्रेटर है किससे, पी से, पी डॉट प्राइस, पी से नहीं पी की प्राइस से अगर ग्रेटर है तो फिर पी जो है शुड बी ओवर रिटन और पी में ये प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, अदरवाइज नॉन। अब ये ज्यादा सिंपल बन गया, आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रेफरेंस नोट कर रहे हैं, अदरवाइज के लिए फिर अब आप जब लूप से बाहर आएंगे तो मैक्स प्राइस कैसे लिखेंगे, पी में जो भी ऑब्जेक्ट आया है डॉट प्राइस, उसकी प्राइस मैक्स है, पी में जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसी का टाइटल मैक्स है, पी में जो भी आया उसकी क्वांटिटी, हर चीज वहां से निकल आई। जब हमने ऑब्जेक्ट ही ले लिया, जब मैंने ऑब्जेक्ट ही ले लिया तो फिर प्राइस टाइटल जो मर्जी है, तो मैं प्राइस एक नंबर ना मैक्सिमम फाइंड करें, वो ऑब्जेक्ट सर्च कर लें। अब वो ऑब्जेक्ट जो असल में आपको ये प्रोडक्ट सब, वो ऑब्जेक्ट जो आपको हाईएस्ट प्राइस है, आप इसे रन करते हैं CLS, तो वो कहेगा मैक्सिमम प्राइस जो है वो 50,000 है और है किसकी, सैमसंग A4 स्मार्टफोन की। तो आप तो चाहे आप जो है वो यहां पे एक एक चीज प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं, इन दोनों को भी अगर मैं कमेंट कर दूं, आप तो आप console.log में, सॉरी
यहाँ पे इज मच बेटर कि आप कंसोल डॉट लॉग में ये पी प्रिंट कर दें, सारी डिटेल ही आ गई इसमें। अगर मैं इसे रन करूं तो मैंने कहा जी ये है वो जिसकी प्राइस मैक्सिमम है, इसका टाइटल ये है, आईडी है, सारा तो मैंने ऑब्जेक्ट ही पूरा निकाल दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट किस बेसिस पर निकाला है? एक इस प्राइस की फील्ड की बेसिस पर निकाला, एक फील्ड की बेसिस पर, लेकिन एक नंबर नहीं आप नोट करें। इफ यू नीड मोर प्रॉपर्टीज एफ एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू गेट द रेफरेंस। अब मैंने कहा है कि पी में मैं उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव करूंगा जिसकी प्राइस ज्यादा है। मैंने नंबर पे बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट लेवल पे बात कर रहा। तो वो जो जिसने कोड अपलोड किया है उसने देखे ना। अब मैं यहां पे आप कहें यार तुम प्राइस नहीं, क्लाइंट कहता नहीं उसकी तस्वीर दिखाओ जिसकी ज्यादा है, उसका आईडी बताओ, तो आप हर चीज कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट आपने सर्च कर लिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में जो मर्जी आप देख सकते हैं। पॉइंट इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग करें। देखिए करना सिर्फ काम नहीं है, शॉर्ट लॉजिक या किस तरह से लॉजिक लिखनी है, लॉजिक बिल्डिंग पे वर्क करना है हम। क्यों रिजवान मुश्किल है इसमें? कुछ डाटा टाइप्स की सेंस होनी चाहिए कि यहां पे अरे में से ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट की पे नहीं देखना। ये नहीं कहना, जो गलती अक्सर करते हैं वो कहते हैं जी प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है पी से तो भाई ये मेमोरी रेफरेंस है, ये नहीं देखना इसका एड्रेस इससे ग्रेटर है कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल पे कंपैरिजन का मतलब मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हाउस नंबर 4 है, हाउस नंबर 5 जो है वो मेमोरी में नहीं देखना आगे पीछे पड़ा, बल्कि इस ऑब्जेक्ट की प्राइस एट्रीब्यूट, जो प्राइस प्रॉपर्टी है, सिर्फ उस एक फील्ड या प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट, तीनों में से कोई भी नाम ले लें। ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स, तो उस बेस पर आप डिसाइड करें। समझा गई बात की? अब रह गया ये, हमने आ जाए यहां पे अब इसको भी कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोग के पास ये रहेगा। अब आ जाए ये जो दूसरा प्रिंट एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, एवरेज मार्क्स, एवरेज प्राइस, एवरेज डिस्काउंट। एवरेज इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड नंबर है, तो ये भी एक नंबर ही ना। एवरेज एनालिसिस में काफी यूज होता है, ठीक है। जो भी बैट्समैन क्रिकेट में देखें बैटिंग करने आता है, हम देखें इसका एवरेज स्कोर कितना है, ऑन एवरेज इस बॉलर ने कितनी विकेट्स एक मैच में ले लेता है। एवरेज इज अ नंबर दैट इज यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर एनालिसिस पर्पस। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है जी? अगर ये वैल्यूज हैं 10, 20, 30, ये 3 वैल्यूज हैं, इनकी एवरेज फाइंड करनी हो, कैसे करते हैं मैथ में कि इनको इन तमाम वैल्यूज को 10 + 20 + 30 सम कर लेते हैं और इनकी जो तादाद बनती है उस पर तकसीम कर देते हैं, तो ये एवरेज होती है। सम करने सबको और जितने उसका काउंट है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर। ये 9th 10th क्लास में ये क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड फाइंड करें, तो ये मीन को एवरेज कहते हैं, एवरेज अरिथमेटिक मीन या मीन स्टैटिस्टिक्स में। अब हमारे पास जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसमें हमें अगर हम चलें इसको अगर लिखा भी रहने दें आपको याद रहे, हमें सबसे पहले सम फाइंड करना है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइसेस को जमा करके टोटल प्राइस चाहिए, और ये मुझे पता होनी चाहिए मेरी अरे में ऑब्जेक्ट्स कितने पड़े हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स की प्राइसेस जमा किए तो 4 पे डिवाइड करूंगा, 5 किया तो 5। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आसान है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ये तो मुझे जावास्क्रिप्ट ही बता देगा। प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ मुझे बता देगा इसके लेंथ का मतलब कितनी इसमें प्रोडक्ट्स पड़नी। सम मुझे खुद लूप लगा के करना पड़ेगा, एक एक फॉर ईच केस से हर एक की प्राइस लेता जाऊंगा, टोटल करता जाऊंगा, ठीक है। आगे एक ही लाइन में हो जाएगा। तो यहां पे जिस तरह मैक्स के लिए करते थे, सम कैसे करेंगे? और वैसे
हैरत की बात है, इतना मुश्किल नहीं था टास्क जो है ना। प्रोग्रामिंग में छोटा सा भी काम असल में लोगों को मुश्किल लगता है। डिजाइनिंग में वो बड़े बड़े पेज HTML CSS में बना के ले आते हैं अक्सर लोग, लेकिन प्रोग्रामिंग में छोटा छोटा जमा करना, सिर्फ यहाँ पे क्या था कि उसका टाइटल प्रिंट करना और जनाबली सिर्फ मैक्स बता दें हाईएस्ट कौन है। छोटे छोटे टास्क भी देखें कितने मुश्किल लगते हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो और जरा चीज है, डिजाइनिंग और है। तो मन स्टैक डेवलपर की जब हम असल तो काम डेवलपमेंट में है ना कि आप जो है वो जो इमेजिन करे क्लाइंट उसको वैसी प्रोडक्ट बना दें, ये नहीं वैसा डिजाइन बना दे। दोनों चीजें ये अहम है, डिजाइन भी वैसा बना दे और डिजाइन में जान तो डालनी है प्रोग्रामिंग में। ठीक है जी। सो सम करना है। अगर आप लोग जिस तरह बैठे हैं, चले 5 बंदे हैं फर्ज कर ले, मैं कहता हूं जी 5 बंदों का मैंने एक टेस्ट लिया है और टेस्ट में जो नंबर आए उनका टोटल मैंने करना है। कैसे करूंगा? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ऐसे नहीं होता कि आप कहें जी आप कहें पांचों का नंबर ले लें, सम कर लें। असल में इकट्ठे आप सम नहीं करते, आप अपने दिमाग को ही हमने ना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है प्रोग्रामिंग में कि हमारा दिमाग कैसे सम करता है। क्या वो इकट्ठे सम करता है? हम कहेंगे नहीं। जमा जो है वो हमेशा 2 चीजों में ही होती है, प्लस है ही बाइनरी ऑपरेटर। 3 चीजों में जमा नहीं हो सकती, पता है आपको? ना हम कर सकते हैं। और अक्सर बात लोग जो है ना वो बोल के कर रहे होते हैं ना, अक्सर आप देखें तो वो इस तरह कर रहे होते हैं 2 जमा 4 6, 6 जमा 6 12, 12 जमा 6। मतलब they are trying to replicate the same algorithm that is used in mathematics. They are adding one value, 2 को जमा करना है ना। तो हमने इसी तरह करना है जैसे एक अक्सर हमारे यहाँ गांव में जमा करते हैं ना, कोई चले जाए ना बंदा जो नहीं पढ़ा लिखा, वो इस तरह जमा करता है। वही लॉजिक है जो मशीन यूज करती है। ठीक है, मे भी आप देखें कि अच्छा ये सारे आप इस तरह नहीं करेंगे, सारे बाइनरी नंबर हैं, 4 नंबर हैं, मैथ का फार्मूला लगाएं, एस सीरीज का Sn इज इक्वल टू दिस सम ऑफ सीरीज का एंड सो ऑन। सो काउंटिंग। सो हम किस तरह करेंगे? पहला नंबर लेंगे और इसमें दूसरा ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 6। फिर उसके आंसर में अगला नंबर लेंगे, अगला नंबर भी 6 है, आप लिखेंगे 12। फिर उसके आंसर में अगला नंबर लेंगे 8 और आप कहेंगे 20 और मजीद एंड हो गया तो आपने कह दिया जी 20 सम। तो एक वक्त में कितनों का सम किया? मैक्स भी 2 में से ही फाइंड किया था जिस तरह। तो पहली दफा 2 कौन से होंगे? हर दफा जब आप जमा कर रहे हैं तो एक नंबर तो वो है जो अभी तक का सम है, यानी 12 जमा 8 का क्या मतलब है? अब तक कितना हो चुका है सम, यहां तक पीछे जितना सम हो चुका है उसमें अगली वैल्यू। अगर मैं इस तरह 10 करूं 12 करूं तो इसका मतलब है कि जब मैं यहां पे आऊंगा तो 10 किस में ऐड करना है मैंने? 8 में नहीं, 8 में तो नहीं करना ना। 8 तक जितने हो चुके हैं इसको कहते हैं अकोमुलेटर, अकोमुलेट करना, इकट्ठे हो चुके हैं। अकोमुलेटर में हमेशा आप एक अकोमुलेटर वेरिएबल लेते हैं जिसमें जहां तक पहुंचे वहां तक का टोटल होता है और फिर नेक्स्ट वैल्यू एक एक करके रीड करते हैं और उसमें जमा करते जाते हैं। यहां तक आए तो आपने कह दिया 20। अकोमुलेटर में अकोमुलेट कितना हो चुका है, जमा कितना हो चुका है? 20 तक। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। तो अब अकोमुलेटर को अपडेट कर दिया, अब अकोमुलेटर 20 नहीं रहा, कितना हो गया? फिर आगे एक वैल्यू और रीड की। तो इसका मतलब एक वक्त में आप कितनी वैल्यूज रीड कर रहे हैं? एक। तो यही तो फॉर ईच लूप का कमाल है कि एक एक करके वैल्यू देती है। लेकिन पहली दफा अगर एक एक ही लेंगे 2 तो पहली दफा क्या होगा? तो इसलिए हम शुरू में खुद ही 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं कि पहली दफा मेरा अकोमुलेटर कितना है? 0। ठीक है जी। विद दिस बैकग्राउंड अगर कोड लिखें तो अकोमुलेटर को आप सम का वेरिएबल ले लें 0, प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, हर वैल्यू के लिए, पहले मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूं मुझे याद रहे। ठीक है,
हर एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट यहां से मिल रहा है आपको, स्पेस नहीं इसमें आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है जी। इफ एल्स नहीं लगानी, अगर उसकी प्राइस ये है, अगर क्वांटिटी ये है, जो मर्जी हो सबको ही जमा करना है, सो यू डोंट नीड एनी इफ एल्स, सीधा सीधा एक फॉर्मूला सम का लगाना है कि हर प्रोडक्ट पे करना है ना, देयर इज नो कंडीशन। अगर मैं कहूं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की एवरेज करें जो स्टॉक में है, जो स्टॉक में नहीं उनको छोड़ दो, ये नहीं मैंने कहा, मैंने कहा जी सब की एवरेज ले लें। तो इस स्टेट अवे अरिथमेटिक फॉर्मूला, टेक ईच प्रोडक्ट एंड ऐड इन सम। तो हर दफा क्या करेंगे, सम में एक वक्त में एक प्रोडक्ट आ रही है तो सम प्लस इक्वल टू प्रोडक्ट। अच्छा अक्सर स्टूडेंट कहते हैं प्रोडक्ट लिखना है, उसका एड्रेस नहीं सम करना, डॉट प्राइस सम करनी। और इसके बाद जब कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो यहां पे सम वेरिएबल को लिखेंगे तो पहले सम आ जाएगा। एवरेज कैसे आएगी, एवरेज के लिए ये जो सम है इसको डिवाइड कर दे जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं उसकी लेंथ से। लेंथ फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है, इसलिए लेंथ के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगानी। ले सम तो वैसे हमने अपने लिए प्रिंट किया ना, जरा पता चल जाए टोटल सही है, ठीक है। प्राइसेस, तो प्राइसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेता हूं, मैं कह लेता हूं जी ये है 2, इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस 4 है, ताकि हम मैनुअली चेक कर लें। 2 और 4 कितने हो गए, 6, और ये 2 4 6 है 12, और इसको 8 कर लें तो ये हो जाएंगी 20। ऐसे ही है जी, तो यहां पे 20 आ जाएगा, यहां से सम कितना आना चाहिए 20, साथ जोड़ के इसको लिखें, और यहां पे आएगा 20/4 कितना होता है, 20 को 4 पे डिवाइड करें, 5 एवरेज, ठीक है जी। अब इसे मैं प्रिंट करता हूं, 0 0 दोनों आ रहे हैं, ना तो आया 20 ना ही आया 5। यहां पे आपने सम प्लस इक्वल, जी जी बिल्कुल ऐसे, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था शायद कि मुझे कोई पॉइंट आउट करे, मैं तो फर्स्ट टाइम लिख देता ना, लेकिन मैं रीड कर रहा था कौन है जो मुझे क्लास में कहने, नहीं सर ये आप गलत कर रहे हैं, इसको इस तरह लिखे। सो सम 0 है, 0 में आपने पहले की प्राइस ली 2 है, 0 + 2 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। फिर अगली प्रोडक्ट आई, उसकी प्राइस कितनी है 4, 4 + 2, क्यों, सम को कभी 2 की है, सम तो 0 था 0 ही रहा, तो 2 + 0 फिर 4 + 0 हो गया। फिर अगली प्रोडक्ट आई, उसकी प्राइस है 8, 8 + 0। ये जो आंसर आ रहा है ये अभी जा रहा है ना, कहीं आप इसको किसी चीज में असाइन कर रहे हैं, तो आपने हर दफा सम में प्लस करनी है प्रोडक्ट की प्राइस और सम को ही ओवरराइड कर देना है कि अब ये नया सम बन गया है, ताकि अगली दफा जब लूप चलेगी तो सम लूप से हमने बाय रखा हुआ है फॉर ईच से, ये दोबारा 0 पे रीसेट नहीं होगा, प्रोडक्ट हर दफा रीसेट होगी, अगली अगली प्रोडक्ट आती है। समझा की बात की, तो सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम इक्वल टू कि हर दफा, यानी एक बंदा जो है कहता है इसको जिस तरह सम कर रहा है कि 10 + 20 30, फिर वो दिमाग में भूल जाए कि पुराना सम क्या था, फिर आगे आ जाए 30 किसमें ऐड करना है, फिर वो दोबारा 0 में कर दे, ठीक है। तो जब आप कहते हैं 2 + 4 6, तो आप 6 याद रख लें, फिर अगला नंबर लिया 6 12, अब नोट कर लें कि अब 12 तक आ चुका हूं, प्रीवियस जो सम है वो अब 12 हो चुका है, उसकी हमें जरूरत नहीं, 12 + 8 20, तो अब सम क्या हो गया 20। इससे पहले क्या था वो नहीं याद रखने की जरूरत, यहां तक आ चुका, अगली अगली वैल्यू लें प्रीवियस सम में, तो ये कैसे होगा, सम इज इक्वल टू
अच्छा, राइट हैंड साइड पे जो लिखा होता है ना, पहले कंप्यूटर राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल लिखा है ये पहले चलेगा, यानी पुराना सम पहले आएगा और ये अपडेट होके लेफ्ट हैंड साइड पे नए सम में बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि पुरानी वैल्यू यहां इनपुट हो जाएगी, कम लेफ्ट टू राइट नहीं चलता। देखिए ना, अगर मैं इस तरह लिखता हूं लेट एक्स इक्वल टू 2 + 3, तो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होती है असाइनमेंट के राइट हैंड साइड, वो जो आंसर बनता है वो मूव होता है। इसलिए ये नहीं आप में डाउट आना चाहिए जी पहले यहां पे सम इनपुट कर देगा, नहीं, ये तो इक्वेशन है, असाइनमेंट है, यहां पे नहीं वैल्यू हर दफा। अब अगर हम इसको आउटपुट लें तो क्या आ गया जी 20 और 5, आप चेंज करें उसके लिहाज से। और अगर साथ मैसेज प्रिंट करवाना है तो मैसेज के साथ प्रिंट करवाने, यहां पे लिख लें सम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल सम, और यहां पे लिख लें एवरेज प्राइस को करें ना, एवरेज प्राइस इज इक्वल टू लिख लेते हैं, या यहां पे भी सम की बजाय टोटल स्टॉक प्राइस, जितनी भी शॉप पे चीजें पड़ी हैं टोटल स्टॉक की प्राइस क्या बन रही है, और एवरेज प्राइस कितने रुपीस बन, ऑन एवरेज एक की कितनी प्राइस। तो यू कैन हैव अ प्रॉपर मैसेज कि टोटल स्टॉक प्राइस 20 है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखवाना चाहूं, मैं कहनी यार मुझे जिस तरह सम कर रहे हो ऐसे लिख के दो 2 प्लस, अगर मैं ऐसे लिखवाना चाहूं देखिए 2 + 4 + 6 + 8 इक्वल टू 20, इस तरह मैं चाहता हूं लिखा है। जरा मुझे कंप्यूटर अपने दिमाग से बताए कैसे कैसे चलता है, इस तरह से प्रिंट करवाना चाहूं तो इसका मतलब हर दफा मैंने नंबर लिखना है और प्लस का साइन आना है, फिर अगला जो नंबर आ रहा है लूप का वो लिखना है, और इस तरह से चलते जाओ। बरं ये ट्राई कीजिएगा खुद से। ये हमारे पास जो है वो 3 टास्क थे जो मैंने आप लोगों को दिए थे, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए। आप लोगों ने अगर इसमें नहीं किए तो आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कितने को मुश्किल थे जो मैंने दिए, और इसमें स्ट्रिक्टली मैंने वही यूज किया जो मैंने लास्ट में पढ़ाया। ऐसे नहीं मैं टास्क दे देता, आप नहीं सर जो आपने पढ़ाया उससे तो नहीं होना, मुझे इसमें कुछ और शायद चीज यूज करनी पड़ी। मैंने लास्ट में फॉर ईच वीडियो में और टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कॉलन ये पढ़ाया, तो मैंने देखे उसी पे टास्क थी कि उन्हीं के अंदर अंदर जो हो जाए। अगर आपको लग रहा है इसमें नहीं हो रहा कुछ और यूज करूं तो इसका आप समझ नहीं रहे लॉजिक में, फिर जो है या तो मैंने टास्क गलत दिया, उससे हो ही नहीं सकता जो मैंने जितना अभी तक पढ़ाया, या आप कुछ समझने में गलती कर। क्यों मेरी जुबान बताओ भाई, बताओ ना। यूनिवर्सिटी में लाखों रुपया फीस दी, हमारे पास तो 4 महीने के लिए आए हो, 4 साल आप लोगों ने लगाए। हसनैन बताओ, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाए, कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स पढ़ रहे हैं, बीसीएस में 45 सब्जेक्ट पढ़े कंप्यूटर साइंस के, डेटाबेस, नेटवर्क, डीबी, फला फला फला, मैथ, इंग्लिश, और 4 इयर्स और मिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट घर वालों की करवाई अपने ऊपर, और अपनी जिंदगी के 4 साल इन्वेस्ट किए, और एंड में मैं जमा भी ना कर सकूं जो पड़ी हुई वैल्यूज है स्टॉक में। तो मेरी जान एंड में जो दुकानदार है वो भी गिन के तुम्हें बता देगा यार 4 सलांटियां पड़ी हैं, 5 लेस पड़ी, इतनी बन रही है प्राइस, लेकिन वो कहेगा भाई ठीक है जमा कर लो। हाइपर स्टार के लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वो कैसे जमा करें? कंप्यूटर साइंस बना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पे मैनुअल वर्क या लेबोरियस है या मुमकिन ही नहीं समटाइम्स, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं प्रोग्रामिंग पे जरा थोड़ा सा मैंने देख लिया अक्सर के हालात पतले हैं, ठीक है ना। तो ये टास्क जो है जी इसमें साहब क्या इसमें मुश्किल थी? ऐसा कोई भी इसमें काम नहीं है जो आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे नहीं होगा। वैसे मेरे यही था कि कर लेंगे, कोई नहीं इतना मुश्किल।
तो कोई बात नहीं, अभी ये पहला टास्क ही मैंने दिया था आप लोगों को, वेरी फर्स्ट टास्क। वीकली आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अब ज्यादा से क्वेश्चन मैं चारों बना के दें, ताकि आप लोग जरा जो है वो उस पर अपना दिमाग शमाग खपाएं, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। देखिए इतना टाइम जो लगा है, एक एक चीज मैंने कोशिश की है कि आपको सिर्फ लिखने में कोई मुझे टाइम नहीं लगना था, ये लाइन लिखने में कितना टाइम लगना था, मैं आपको समझाने की कोशिश की हर एंगल से कि थिंकिंग प्रोसेस कैसे लाएं, लॉजिक कैसे बनाएं। प्राइस ले रहे हैं तो उसकी प्राइस प्रॉपर्टी को जाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, कहाँ अरे है। एक ही चीज को करने के, जिस तरह यहाँ पे है, हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखें ना, इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक फैक्ट जो आपने देखा है वो ये है कि हमें जो हाईएस्ट प्रोडक्ट आ रही है, जो हाईएस्ट प्रोडक्ट आ रही उसका टाइटल प्रिंट करना था। तो मैंने कैसे प्रोडक्ट सर्च किया, पूरा ऑब्जेक्ट फिर सर्च किया, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं था, लेकिन इससे आसान हो गया और सिंटेक्स शॉर्ट बन गया इवन, कि मैं साथ यहां प्राइस भी नोट करूं और मैं साथ टाइटल भी नोट करता, दो दो चीजें। तो मैं ऑब्जेक्ट ही नोट मैंने एक कर लिया। वो फरमान ने जो दिया है उससे क्यों कोड लेंथी हो गया, उसने एग्जैक्ट क्वेश्चन के पैटर्न पे करने की कोशिश किया कि प्राइस मैक्सिमम फाइंड करूं और टाइटल भी नोट करता। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इवन मेमोरी भी काम लगी, क्योंकि आप रेफरेंस क्या है, एक मेमोरी एड्रेस भी तो एक नंबर ही होता है ना। ओके अब आते हैं जी यहाँ पे, शायद क्लास लेंथी होगी, टास्क हमारा काफी टाइम ले गया। अरे और लिस्ट, अरे एंड लिस्ट या लिंक लिस्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में एक ही है। सी प्लस प्लस में लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर अलहदा है, अरे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, डायनामिकली जिसमें मेमोरी एलोकेट करनी है। जावास्क्रिप्ट इसलिए आसान लैंग्वेज है कि इसकी अरे ही इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो भी डेटा स्ट्रक्चर का काम कर रही है। साइज का इशू नहीं है, जितने मर्जी एलिमेंट ऐड करते जाएं, कोई साइज फिक्स नहीं है, कंसेक्टिव होने की शर्त नहीं है, एंड सो ऑन। अरे में क्या क्या आप काम कर सकते हैं, देखिए कोई भी, अगर आप रियल कोई बड़ी साइट देखें, कोई सी भी देखें, अभी जो हम करने लगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। मैं दराज एग्जांपल देता हूं। मैंने अब पेज आप लोगों से डेवलप करवाना है, जब हम रिएक्ट में जाएंगे यही पेज हम डेवलप करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आता हूं मैं, और एक तो ये होम पेज आ गया ना जो फर्स्ट आ रहा है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेज होता है वो जिसमें सर्च फिल्टर सॉर्ट और इतनी सारी चीजें साइमल्टेनियसली आ रहे होते हैं। फोन्स में आ जाए, स्मार्टफोन्स में आ जाते हैं। यहां पे साथ साथ लिख लेता हूं। हमने क्या क्या करना है जी, हमें डाटा फिल्टर करना आना चाहिए। फिल्टर करना, किस तरह डाटा मैप करना है ये आना चाहिए, किस तरह डेटा रिड्यूस करना है ये आना चाहिए। पहले मैं अगर इसके लिहाज से देखूं, फिल्टर, सर्च करना, सॉर्ट करना, पैजिनेट करना और मैप करना, और सेकेंडली हमें सारे CRUD ऑपरेशंस आने चाहिए। अगर आपको ये आते हैं तो यू आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। फिल्टर करने से क्या मुराद है, जब यूजर वेबसाइट पे आता है वो कहता है मुझे सिर्फ वो मोबाइल फोन दिखाओ
जिनमें 2 GB की रैम है, सारे नहीं, जिनकी प्राइस 10,000 से नीचे नीचे है, जिनकी प्राइस 10 से 20,000 के दरमियान है, ये सारे क्या कहलाते हैं? फिल्टर। मुझे सिर्फ सैमसंग के मोबाइल दिखाओ, ब्रांड पे फिल्टर लगाना। फिल्टर किसी भी वेबसाइट में आप देते हैं ताकि यूजर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंचे। मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग है। किसी भी तरह के फिल्टर, जो आपने डाटा सेव किया हुआ है, यहां पे हमने 4 चीजें सेव की, 4 चीजों पे फिल्टर ही लग सकता है। वो प्रोडक्ट दिखाओ जो सैमसंग की हैं, जिसके नाम में सैमसंग आता है, जिनकी प्राइस इससे ज्यादा है, जिसकी जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। यहां हम रेटिंग नोट कर लेंगे तो रेटिंग पे भी फिल्टर लग जाएगा। तो पहला काम क्या है? फिल्टर्स। फिल्टर्स को विजुअली हमने कैसे देना है, ये साइड पे आ रहे होते हैं। जिस तरह ब्रांड, अगर मैं एप्पल पे इस वक्त उसने रैंडमली सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी, लेकिन वो कह रहा है जी मोबाइल फोन ही 2624 डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं, आपने कौन सा लेना है? 2624 2624 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन्स आर अवेलेबल इन द स्टोर राइट नाउ। अब मैंने जो मोबाइल लेना है, मैं एक तो तरीका ये है 2624 में एक एक को पढ़ूं, बाद में देखूं यार मेरे पास पैसे हैं 30,000, मैं चाह रहा हूं 30,000 के करीब करीब वाला मोबाइल ले लूं, तो मैं फिल्टर लगा देता हूं 25,000 से 35,000 की रेंज वाले दिखाओ मुझे। फिर मेरा ज़हन बना हुआ नहीं मैं सिर्फ सैमसंग या हवावे में से कोई लूंगा, तो मैं चाह रहा हूं इन्हीं कंपनीज के। फिर इसी प्राइस में जो नया है वो पहले दिखाओ, सॉर्ट करके दिखाओ रिसेंट में। अब ये कैसे ऐसी वेबसाइट की प्रोग्रामिंग होगी? चाहे मोबाइल ऐप, इवन यूनिवर्सिटी का कोई पोर्टल है, ये चीजें जेनेरिक है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, अगर मैं कहूं जी यूनिवर्सिटी को पोर्टल, एकेडमी को, स्कूल को सॉफ्टवेयर बना के दिए, सिर्फ मुझे वो स्टूडेंट दिखाओ जिनकी फीस रहती है, जो फी डिफॉल्टर है। सिर्फ वो स्टूडेंट दिखाओ जो इस एरिया से आते हैं। सिर्फ वो स्टूडेंट दिखाओ जो मुसलसल 3 टेस्ट में फेल हो रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को बुलाएं। यू नीड टू फिल्टर द डेटा। ये नहीं कि एक एक करके खुद मैनुअली नोट करें। तो फिल्टर्स हर जगह यूज होते। इस दराज में तो बेताशी फिल्टर दी हो ना, ब्रांड का फिल्टर लगा दें, रेटिंग का लगा दें, क्लिक करेंगे तो 4 से ऊपर रेटिंग की प्रोडक्ट्स आएंगी, सिर्फ जिनमें रैम ये है, कलर जिनमें ये है, वारंटी है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे क्या चल रहे हैं? फिल्टर। ये फिल्टर, और ये पहला हमने देखना है कैसे फिल्टर करें डेटा। फिर यही साइट इसी तरह की आप बनाएंगे, इसी तरह की मैं आपसे साइट बनानी, और आप ये फिल्टर लगाएंगे तो इनकी प्रोग्रामिंग भी कर सकेंगे कि जो मैं फिल्टर अप्लाई करूं यहां उस फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स आए, यानी उस फिल्टर के मुताबिक मेरे पास प्रोडक्ट्स आए। आई नीड टू हैव फिल्टर्ड प्रोडक्ट। 2624 है, मैं उसे कहता हूं यार सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी रेटिंग जो है वो 4 एंड अबव है, इससे कम रेटिंग वाले ना हो। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, तो ये जो मेरे पास अब मोबाइल आएंगे वो रेटिंग 4 एंड अप वाला 1103 रह गया। 2000 में से कितने रह गए? अभी 1000। बाकी सारे क्या हो गए? फिल्टर आउट हो गए। ये यूं कहना फिल्टरिंग करनी, मैंने फिल्टर करनी है 2600 में से 1100। तो ये कैसे करेंगे ये हमने देखना। फिल्टर एक नहीं, मल्टीपल बेसिस। इनमें से भी सिर्फ जिनकी 5 स्टार रेटिंग है और वो नोकिया के हैं, ओप्पो के हैं, तो वो कहेगा अच्छा जी ओप्पो और इसके दोनों के, यहां पे देखें ब्रांड ओप्पो हो, थोड़ा सा स्लो हुआ सिस्टम रीस्टार्ट। वो कह रहा है सिर्फ 32 आइटम्स रहेगी। मैंने ओप्पो का मोबाइल ना, तो मैं गया टॉप रेटिंग वाला, तो मैंने 2 फिल्टर लगाए, ओप्पो के दिखाओ और जिनकी रेटिंग 4 से कम ऊपर है। अब 32 आप मैनुअली भी देख सकते हैं। फर्दर मैं प्राइस पे आ जाऊं, प्राइस पे मिन मैक्स लगा दूं यहां पे कि यार मेरा बजट जो है वो कम से कम जिनकी प्राइस मिनिमम से मुझे गर्ज नहीं, मेरे पास तो पैसे ही इतने 30,000, तो 30,000 तक जिनकी प्राइस हो। और बहुत अंदा भी मैंने नहीं लेना, 25 से ऊपर हो, मतलब
मैं रेंज का फिल्टर में लगा। अब इनकी प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, ये आप लोगों ने बच्चे देखनी है, फिल्टर कैसे करें ये आ चाहिए। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि आप शौक से सीखें कि ये चीजें आगे यूज होनी है वेब डेवलपमेंट में या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है जी। अपनी और या कस्टमर जो भी कहता है, क्लाइंट जो भी फिल्टर कहे आपको लगाना आना चाहिए। फिल्टर के बाद ये यहां पे, अच्छा फिल्टर ये प्रिंट कैसे करने, ये HTML CSS से होंगे। इसके क्लिक पे जो लॉजिक चल रही है वो जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, जो क्लिक पे लॉजिक। तो हम पहले क्लिक पे लॉजिक दें। आगे आ जाए सर्च का। सर्च का तो आपको पता ही है, जो भी यूजर टाइप करे वर्ड, जिन जिनके वो टाइटल में आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वो आ जाए। सॉर्टिंग का भी पता ही है आपको, सॉर्ट में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। हाई अगर प्राइस के लिहाज से, अच्छा सॉर्ट किस बेस पर हो सकता है, किसी भी फील्ड की बेस पर। प्राइस की बेस पर क्या होगा, लो टू हाई या हाई टू लो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आमतौर पर प्राइस और डेट के फिल्टर जरूर होते हैं। डेट का फिल्टर क्या होगा, या जो लेटेस्ट है वो पहले दिखाओ, रिसेंट फर्स्ट। ठीक है जी। सॉर्टिंग कैसे करनी है आप देखें, BCS जो पढ़ते हैं पूरे सेमेस्टर में डेटा सेट में सॉर्टिंग और सर्चिंग के वो हीप्स और मर्ज और बबल्स और सॉर्टिंग के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है पैजिनेशन। पैजिनेशन क्या होती है, सारी प्रोडक्ट्स इकट्ठी हैं दिखा दो भाई, 2000 है तो 2000 की 2000 मेरे मोबाइल पे लोड ना हो जाए। सिर्फ 10 प्रोडक्ट दिखाओ, मैं नेक्स्ट करूं तो अगली 10 आए, फिर नेक्स्ट करूं तो अगली 10 आए। अब यहां पे हम थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होना शुरू हो रहे हैं। आप यहां से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं करके, ठीक है जी। यू कैन इवन क्लियर ऑल फिल्टर्स, क्लियर ऑल करेंगे सारी आ जाएंगी। ठीक है जी, फिल्टर खत्म कर दिए, फिल्टर लगा दिए। पैजिनेशन के बाद क्या है, मैप करना। मैप करने का मतलब है कि ये एक्चुअली जो है, ये जो नीचे कार्ड पे किस तरह से मैप होंगे। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये जावास्क्रिप्ट के जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किस तरह से बूटस्ट्रैप के कार्ड पे मैप होगा ये डेटा। हम ये पढ़ेंगे, ये डाटा आएगा डेटाबेस से, और बूटस्ट्रैप के जो कार्ड्स हैं या जो भी आपने कस्टम CSS में डिजाइन बनाया है, डाटा डिजाइन पर मैप कैसे होता है। समझा भी बात की। तो मैपिंग, पैजिनेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये जो है वो सारे ऑपरेशंस। यहां पे क्या है ना 2622 हैं, तो अगर आप नीचे आते जाएंगे तो सारे भी लोड हो गए। आपको पता है कि ये यहां पे इसने ये 1 2 3 ये क्या कहलाते हैं, पैजिनेशन कि पहला पेज है दी वो आउट ऑफ 2000, आउट ऑफ 2000 सिर्फ वो 20 दिखा रहा है। आप नेक्स्ट करें, इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें या इस पेज पे क्लिक करें 2 पे, तो अगले 20 आ गया। ऊपर ये URL बदल गया, लिखा क्या आ गया, पेज 2। जिस किताब के पेजेस हैं कि सारी बात एक ही सफे पे नहीं लिख दी, डिवाइड कर दी। इससे फायदा क्या होता है, यूजर की मेमोरी पे भी लोड नहीं पड़ता और अननेसेसरी आपकी ट्रैफिक भी नहीं जनरेट होती, नेटवर्क इतना डाउनलोड अपलोड। अब आपके पास ये आ गया, इस तरह आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। तो अब इस वक्त आप किस पेज पे हैं, ये उसने उसी पेज का बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। ये CSS है, स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिक। तो मैपिंग का हो गया। अब CRUD ऑपरेशंस, ये आप एडमिन पैनल में यूज होंगे। CRUD ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं, सही बताओगे, पता है एग्जैक्टली कि मैंने अब एडमिन पैनल पे आ जाओ, मैंने नई प्रोडक्ट एडमिन के लॉगिन से होकर नई प्रोडक्ट ऐड करनी है स्टॉक में, मैंने ऑलरेडी है उसको अपडेट करना है, उसकी प्राइस चेंज करनी है, क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, री करनी है। तो ये सारे एडमिन पैनल के लिए खास तौर पर यूज होते हैं, क्योंकि यूजर इस साइट से आपको नहीं परमिशन दी जाती कि वो यहाँ पे आए और वो डिलीट कर दे, स्टॉक में से डिलीट कर दे। लेकिन कुछ CRUD ऑपरेशन क्लाइंट साइड पे होते हैं, ऐड टू कार्ट के जिस तरह हो गया, कुछ क्लाइंट साइड पे होते हैं। लाइक मैं किसी भी प्रोडक्ट के आऊं डिटेल में, मैं उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लूं, बाद में उसको
रिमूव कर दूं, उसकी क्वांटिटी चेंज कर दूं, तो इसलिए ये दोनों तरफी कार्ड ऑपरेशन यूज हो सकते हैं। मैं प्रोडक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कार्ट में प्रोडक्ट है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। मैंने शॉपिंग कार्ट में 3 प्रोडक्ट ऐड की, बाद में देखो बिल ज्यादा बनता है, चलो जी एक निकाल दें, या ये मुझे 2 चाहिए, उसकी क्वांटिटी अपडेट कर दें और कार्ड को रीड भी करके प्रिंट करना। तो ये ऑपरेशन अगर आपको आते हैं तो आप प्रोफेशनल लेवल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर बेसिक हेलो वर्ल्ड लेवल की जावास्क्रिप्ट आती है फिर तो आप जो है वो सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, फिर भी बना सकते हैं लेकिन उसे स्टैटिक नेचर की हो। और ये इकट्ठे कैसे अप्लाई करने, अच्छा एक एक अलग-अलग एग्जांपल देखेंगे, फिर इकट्ठे कैसे अप्लाई करने हैं। जो मैंने फिल्टर लगाया है उसके मुताबिक मुझे सॉर्टेड फॉर्म में डेटा है। अगर मैं कहूं मुझे सैमसंग के मोबाइल चाहिए जो रेड कलर के हैं, लेकिन प्राइस मुझे हाई से लो ऑर्डर में दिखाओ, और पहले पेज का पहली दफा डेटा है, अगर बहुत ज्यादा बन रही, ये सारे इकट्ठे हो गए ना। और मैं क्रिएट कर सकूं कि जिसके बटन क्लिक करूं, क्रिएट करना यानी कार्ट में ऐड करना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसमें नया ऐड कर दूं रन टाइम। तो इनको साइमल्टेनियसली भी करना आना चाहिए, इसलिए जरा प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाती है, इंडिविजुअल नहीं है ये। ओवरऑल कंबाइंड कैसे होगा कि एक वक्त में जो फिल्टर का स्टेटस है, जो सॉर्टिंग उसने ऑप्शन ली हुई है, जो उसने पैजिनेशन की सम पेज पे है, उसका डेटा हम कैसे सर्वर से लोड करें और उसको प्रोसेस करें। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, 2-3 लेक्चर्स में ये चलेगा, लेकिन इसके बगैर आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। वैसे जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं, एक सिंपल सा फिल्टर पढ़ा दूं, या मैं इतने ही कॉम्प्लेक्स करके टास्क दूं कि मैं कहूं कि एक वक्त में मुझे ये फिल्टर और ये सॉर्ट करके तो इस पेज का डाटा रिट्रीव करके देता। एक तो है ना, पढ़ाने में किस मर्जी डेप्थ तक आप जा सकते हैं कि आप बच्चों को भी तंग ना करें, खुद भी तंग ना हो। ठीक है जी, आप एक फिल्टर, चलो जी जिसकी प्राइस इससे कम है, इससे ज्यादा, बस वो प्रिंट हो जाए, ठीक है जी, फिल्टर लगाना आ गया, आगे टॉपिक पे चले। साइमल्टेनियस में जाएंगे तो चीजें मुश्किल होंगी, या डाटा सिंपल ले लूं, एक ऐसी सिंपल नंबर्स की अरे है उस पर करके दिखा दूं, या इस तरह के कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर फर्दर ये 3 कलर में है, कलर्स की नेस्टेड अरे है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स डाटे पे ये सारे ऑपरेशंस आए। ये सबसे एडवांस लेवल कि डेटे की नेचर भी कॉम्प्लेक्स हो और ये ऑपरेशन भी, सारे ऑपरेशन होते यही है, पर इसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं होते कंप्यूटर साइंस में। चाहे आपका CMS है, एडमिन पैनल है, आपकी फेसबुक की साइट है, मैंने नई पोस्ट क्रिएट कर सकूं, अपडेट कर सकूं, मतलब यही क्राउड ऑपरेशंस होते हैं। और आपको पोस्ट, जो रिसेंट पोस्ट है वो पहले नजर आए, फिल्टर, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सर्च कर सकें किसी के नाम से फ्रेंड को, पोस्ट को, ये पूरी कंप्यूटर साइंस यही है। अगर कुछ है तो बता दो, दराज जैसी साइट देख लें, Amazon देख लें, हर एक में यही होगा आमतौर पर, और मोबाइल ऐप में भी यही है, डेस्कटॉप में भी यही। तो एक दफा हिम्मत करके आप ये चीजें सीख लेंगे तो आप सोचें कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। तो मेरा टारगेट ये है, आपको ये सारे सिखाए जाएं, और थोड़ा सा डाटा भी मैं कॉम्प्लेक्स लूंगा जिसमें वेरिएशंस भी हैं। एक प्रोडक्ट 3 कलर में अवेलेबल है और साइजेस में, मैं कहूं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और उसमें ये कलर है, और प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये आगे ग्रुपिंग हो जाएगी। तो फिर पता चलेगा कितने को आप तो प्रोग्रामर है। अभी तो सम नहीं हो रहा, क्योंकि स्नैन अभी तो जमा नहीं हो रहा ना, फिर मैं कहूंगा यार देखो तुम मेरे पास आए थे, तुम्हें जमा नहीं करना आता था, क्योंकि रिजवान आज तुम जो है वो हर तरह की प्रोफेशनल पेज, सबसे जो मुश्किल प्रोग्रामिंग का है वो जनरेट करने के काबिल, उसको सॉर्टिंग करना, मैप करना, एडमिन पैनल भी बना सकते हो, फ्रंट एंड भी बना सकते हो, लेकिन इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सीख लेंगे तो आप नोड में भी ये कर सकेंगे, एंगुलर में भी, रिएक्ट में भी, कोई भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सेम है हर जगह, यानी इसकी ज्यादा एप्लीकेशन है।
सर्वर साइड पे भी कर सकेंगे, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड में सिंपल वनीला जावास्क्रिप्ट में भी कर सकेंगे, और आप उसको रैक के अंदर हमने सीखना है उसमें भी कर सकेंगे। फिर तो लाइब्रेरी सीखनी रह जाएगी। ओके जी, करें जी स्टार्ट। जरा 1v1 फिल्टर से शुरू करें। तो ऑनलाइन है साथ भी, सो तो नहीं गए? कौन कौन है, जरा इनको भी जगा लें। नहीं सर, जाग रहे हैं। यस जाग रहे हैं सर। तैयार हैं इस तरह के मुश्किल काम करने के लिए कि Yes, sir. आसान ही रखें, ये बता दें। क्यों भाई, तंग होंगे फिर आप लोग। ये देखें, फिर मैं टास्क भी मुश्किल दूंगा, फिर मैं चेक भी करूंगा। फरमान बताओ, फरमान तो तैयार है ना? फरमान तो मेहनती बंदा है वैसे। क्यों भाई यस फरमान? सर, कोशिश करें। फरमान आप किस हो सिटी से बच्चे? स्वाद से सर। स्वात से है। स्वात में बर्फबारी पड़ने वाली है करीब। चलो हम आ तो नहीं सकते, बहुत बिजी है, पिक्चर ही शेयर कर दिया फिर जब बर्फबारी हो, ठीक है। सही सर, आ जाए। मालम जब मैं गया था 2 साल 3 साल हो गए वहां पे। फर्स्ट टाइम भी खैर मैं उस साइड पे गया। मंगोरा, काफी मंगोरा में ही रहे फिर हम आके। आप किस स्वात में एग्जैक्टली किस एरिया में करते हो? 2 किलोमीटर दूर है हम। किससे? मंगोरा से? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही। हम स्वात से वो मेन सिटी में ही रहे थे शायद 2 दिन उस साइड पे। अच्छा जी। लेकिन बड़ा खतरनाक सा था वो। मैं तो जो है वो जब मालम जप्पा की तरफ गए ना, बर्फबारी हुई हुई थी, बहुत ही खतरनाक किस्म का था वो। गाड़ी में वो नीचे ना उस पे टायर पे वो जंजीर वगैरह डाल के फिर कहीं ऊपर चढ़े। इतनी स्लिपरी रोड, और जो है वो लेकिन मजे का है वो पॉइंट। वन शुड गो देयर, इट्स लवली पॉइंट मालम जप्पा वाला। ओके जी, जो वहां रहते हैं क्या उनको भी अट्रैक्शन होती है? उनके लिए तो एक रूटीन का काम नहीं है? क्यों भी फरमान, जिस तरह हमें नहीं सर, यहाँ पर मतलब जब हमसे दूर है ना, आप लोग से दूर तो है बर्फ। बिल्कुल। मैं आपको भी 1.5 घंटे 1.5 घंटा, वो तो चढ़ते ही वहां पे 45 मिनट घंटा लग जाता है हाँ यस वहां सर। तक जाने में भी। सही 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 सही। चलें जी, गुड हो गया। ले जी स्टार्ट करते हैं। इस जो है वो प्रोडक्ट को पहले मैं ले लेता हूं, इसी डाटे को। बंदे तैयार करना ना बड़ा मेहनत तलब काम है, जो बहुत यानी एडवांस लेवल का काम कर सकें, और इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और इतने बंदों को पढ़ाएं, कोई 1-2 अच्छे बच्चे निकलते हैं वो मुश्किल, 1 से 2, मतलब 30 में से 2-3 बाकी कुछ एवरेज निकला है, कुछ बिलो एवरेज, कुछ बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर हर लेवल के है ना। फिल्टर पे स्टार्ट करना पहले। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, सिर्फ फिल्टर नहीं करना है। फिर सिर्फ सर्च करना देख लेते हैं, फिर सिर्फ सॉर्ट करना, एजिनेट करना, फिर इनको इकट्ठा देखते हैं, ठीक है। यानी सीखने में आसानी की से मतलब मुश्किल की तरफ जाना चाहिए ना। पहले आसान, पहले अलग-अलग। ये नहीं कि बंदा कहे कि यार ये क्या फजूल काम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वैसे डिसाइड हो जाए। तो है नहीं मुश्किल काम, जो है वो आसान ही है। मतलब इतना देखने में जितना आपको लग रहा है ना अभी, उतना मुश्किल है नहीं वैसे। मैं थोड़ा सा प्राइस में एक वेरिएशन कर देता हूँ। 4000 कर दिया हमने। सबसे महंगी क्वांटिटी देखें, ये अनबिलीवेबल मोबाइल फोन बन गया एक दौर में। 50,000, इवन मोर एक्सपेंसिव देन बाइक्स। उनके लिए बाइक लेना पहले मुश्किल होता था, ठीक है। नाउ दे हैव टू, और ये बेचारा जो है वो जरा बैक एंड पे चला गया। यूज्ड में भी इवन यू ओके। अब आप लोगों ने फिल्टर किस बेस पे करना है? सबसे पहले ऑब्वियसली प्राइस बेस पे। प्राइस बेस पे हम अगर ये देखें कि इसकी प्राइस है मोबाइल फोन की 50,000, बाइक की 40, चार्जर जो है वो 1000 में है, लैपटॉप 35,000 में। अगर मैं कहूँ सिर्फ वो प्राइस प्रिंट करें, इसको हम 25 कर दें। जिनकी प्राइस
सिर्फ वो प्रोडक्ट मुझे अलहदा से दे दे निकाल के एक अरे में। अच्छा, हमने डाटा शो करना होता है। एक चीज और देखें, जिस तरह दराज का भी मैंने बंद कर दिया, जब आप फिल्टर करते हैं ना, तो फिल्टर करके आपको चाहिए क्या, एक नई अरे चाहिए। डाटा अल्टीमेटली सारा वो शो करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस, यानी ये मेरे पास अगर अरे है, कॉपी मैंने किया, मुझे नई अरे चाहिए यहां से, कि मैं भी उसमें मैं कहूँ जी जिनकी प्राइस 40,000 से ज्यादा है, इसको भी 45 कर ले, 40,000 से ज्यादा है, तो सिर्फ मोबाइल फोन है और बाइक है, चार्जर भी निकल गया और लैपटॉप भी निकल गया। अब मुझे नई अरे ही चाहिए कि ये मेरी अरे होगी, ताकि ये आगे मैप होगी बूटस्ट्रैप पे। आपने सिर्फ प्राइस नहीं, ये इस अरे में से नई अरे बनानी, ये सारे जो काम है ना, अरे इनपुट देनी है, अरे ही आउटपुट चाहिए। लेकिन आपने ओरिजिनल में से नहीं फिल्टर डिलीट कर देना। जब मैं फिल्टर लगा रहा हूं तो इसका ये नहीं मतलब कि दराज में वो फिल्टर आउट ही हो गया, वो टेम्परेरी न्यू अरे में कॉपी करना है आपने, और इसका नाम रख देंगे कोई नई अरे, फिल्टर 1 प्रोडक्ट्स 1 या फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। तो अरे इनपुट देंगे, अरे ही आउटपुट में चाहिए, और वो फिल्टर के फंक्शन को, ओरिजिनल डाटे को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। ये तो नहीं कि एक यूजर फिल्टर लगाए तो आप दराज में उसको चेंज कर दें, ये निकाल दें उसके स्टोर से प्रोडक्ट को, ताकि बाकी जो बाद में आए वो देख ही ना सके। सो ये चीजें जो है वो जेन में रख के जरा लॉजिक बनानी है आपने, ठीक है। अरे आउटपुट चाहिए। सो इसके लिए जी हाँ, इसमें हमारे पास जिस तरह से, अच्छा मजे की बात यह है कि ये काम आसान इसलिए है कि आपको इन तमाम चीजों के पहले ही बने हुए फंक्शन जावास्क्रिप्ट में है। इसमें आप देखें, अभी हमने मुश्किल की बात की, अब आसानियों की बात करते हैं। आसान बात यह है कि इस तमाम काम के फंक्शन पहले ही जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं, बस हमें सही फंक्शन कॉल करना आना चाहिए, जिस तरह फॉर ईच का था। अरे के अंदर ये सारे फंक्शन पहले ही जावास्क्रिप्ट में दिए, क्योंकि ये कॉमन फंक्शन है जो यूज होने थे। देखा यार, जो आमतौर पर यूज होते हैं वो पहले ही अरे में उन्होंने एज अ लाइब्रेरी फंक्शंस दे दी। तो फिल्टर के लिए हमारे पास पहले ही फंक्शन मौजूद है। वो फंक्शन किस में मौजूद है? अरे का फंक्शन है। तो अरे के नाम के साथ उसको कॉल करें और आगे अपनी लॉजिक लिख दें, फिल्टर करना किस बेस पे। तो यहां से मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स, अरे मेरी का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। अरे का नाम डॉट करूंगा तो आप देखें यहां पे लेंथ मैप करना है बूटस्ट्रैप पे, ये मैप पहले ही है। आपने इसको स्लाइस करना है, सॉर्ट करना है, सॉर्ट का पहले ही फंक्शन बना हुआ है। आपने इसको आगे जो भी ऑपरेशन करने हैं, इसमें सारे नहीं शो कर रहा। ये फिल्टर के लिए ये पहले ही बना हुआ है फिल्टर का। सर्च करना है तो फाइंड करना, फाइंड का पहले ही है। फंक्शन तो सारे बने हुए, आसान हो गया काम। ये फिल्टर का फंक्शन है जो बता रहा है अरे का मेथड है, किसी भी अरे के नाम के साथ कॉल करें तो ये चलेगा। तो मैंने जब उसको सिलेक्ट कर लें तो टैब कर दें, ये खुद लिख लें। फिल्टर के अंदर यहां पे लिखना है आपने कोड। अब जितने भी ये फंक्शन है ये एरो फंक्शन इनपुट लेते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट्स की अरे में से इसमें एंटर करता हूं एरो फंक्शन के। आपने सिर्फ ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा और राइट हैंड साइड पे क्या होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस प्रोडक्ट की अरे में से एक एक करके प्रोडक्ट इनपुट खुद ही होता जाएगा। तो हम यहां पे नाम जो भी रख लें, प्रोडक्ट रख लें, खाली पी रख लें, शॉर्ट जो भी रख लें। तो सिंगुलर प्लूरल की टर्मिनोलॉजी ज्यादातर बोलने में ज्यादा कन्वीनियंट है, सॉफ्टवेयर को रीडेबल करती है। प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स अरे, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स आई एम टेकिंग वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। ये मैं नहीं इसमें इनपुट करूंगा, जब ये फिल्टर का फंक्शन कॉल कर दिए ये करेगा। इसकी लॉजिक ये है कि इसके पीछे जो अरे है, इस अरे में से पहले ये इस
को कहेगा प्रोडक्ट इक्वल टू, आप इस पे लॉजिक लिख लेंगे, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर लिखेगा प्रोडक्ट इक्वल टू, जब इसके बाद आ जाएंगे फिर यहां पे लिखेगा प्रोडक्ट इक्वल टू, फिर यहां पे लास्ट पे आ जाएंगे लिखेगा प्रोडक्ट इक्वल टू। आपको एंड का चेक भी नहीं लगाना, जब सारे हो जाएंगे खुद ही ये स्टॉप हो जाएगा। और आपने इसे ये भी नहीं बताना कहां से शुरू, उसे पता है प्रोडक्ट है तो जीरो इंडेक्स से शुरू हुआ जाता है और लेंथ पे जाके खत्म हो जाना है। ये सारी प्रोग्रामिंग देखें बनी बनाई आपको फिल्टर से। जब फॉर लूप लगा रहे होते हैं तो उसमें आप खुद लिखते हैं फॉर में, जो सी लैंग्वेज में जिस तरफ, ये उसी तरह की करने फॉर लूप खुद उसके अंदर है कि इंटीजर 0 से शुरू हो, अगर आई प्रोडक्ट्स की लेंथ तक के लेस तक है चलते रहो और उसमें एक एक ऐड करते रहो। यहां पे यही काम फिल्टर का फंक्शन खुद ही कर रहा है, पहले से शुरू होता है लेंथ पे जाके रुक जाता है और एक एक करके खुद ही नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लाता है। तो जावास्क्रिप्ट ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें लूप ही नहीं लगानी पड़ती, लूप के भी उन्होंने फंक्शन ही बना दी। मजे की बात होगी ना कि यू डोंट नीड टू, अगर आप वैसे सी में भी यही काम कर सकते हैं लेकिन वहां आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, वो पुराना स्टाइल है प्रोग्रामिंग का, या यूं कह लें उसमें ज्यादा आपको खुद कोड लिखना पड़ता है, इसमें आपको कम कोड लिखना। ये जो जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न स्टैंडर्ड है ES6 के फंक्शंस में आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें ये इन्होंने दिए, पहले नहीं होते थे जावास्क्रिप्ट में। जब ES6 एडिशन आया तब ये सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में ऐड हुए। इसलिए कहना है तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती, ES6 भी आती है, यानी फॉर व्हाइल, डू व्हाइल लूप के अलावा क्या तुम्हें मॉडर्न फंक्शन से भी आते हैं जिनमें कम कोड लिखना पड़ता है और वो ज्यादा अच्छे चलते हैं। किस ईयर में, अब ये भी काफी टाइम हो गया वैसे, किस ईयर में आई? 15 में, 2015। उसके बाद जो एडिशन आया ES7 बोलते हैं। ES क्या है? सही, ECMAScript। ES इज शॉर्ट फॉर ECMAScript क्या है? एक्चुअल नाम लैंग्वेज का जावास्क्रिप्ट नहीं है, ECMAScript है। जिस तरह कहते हैं ना कि इसका नाम है जो है वो जावेद, इसको जेदी कहते हैं, जेदी इज मोर पॉपुलर देन जावेद। तो ऑफिशियल नाम लैंग्वेज का ECMAScript है, लेकिन जो पब्लिक में ज्यादा पॉपुलर है वो जावास्क्रिप्ट है। तो 6 जो है वो, तो उससे पहले 5 एडिशन आ चुके थे, 6 आया तो उन्होंने 6 कह दिया। 6 तो नंबर इसलिए है ना कि 5 एडिशन तक तो लैंग्वेज में कोई खास चेंज नहीं थी, वही बेसिक सी थी। जो ज्यादा चेंज की उन्होंने 2015 में की, और 2015 से पहले ES5 कब आया था? ES5 2009 में, 6 साल उन्होंने मेहनत करके ये नया एडिशन दिया। जावा एंड्रॉयड के ये वो रोज नया एडिशन आ रहे होते। ES5 कब आया था? 2009 में, यानी 6 साल उन्होंने फिर सोचा हमने इस लैंग्वेज को बदल देना है। डेवलपर्स ने काम किया और नया एडिशन दिया जिसने असल में इंडस्ट्री में कमाल दिखाया। इसके बाद फ्लड आया है कि एंगुलर आ गई, रिएक्ट आ गई, नोड ऊपर उठा, उसके बाद ये सारे आए कि अब लैंग्वेज में काम करना बड़ा आसान हो गया, ना आपको लूप लगानी पड़ती है, ना आपको कोई और करना पड़ता है। डॉट फिल्टर करके एरो में लिखते हैं, खुद ही लूप लगी हुई है, आप सिर्फ आगे बताएं करना क्या, लॉजिक राइट हैंड साइड पे आप रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एरो के आगे करना क्या ये बताएं। अब यहां पे फिल्टर का क्राइटेरिया बता दें कि ये जो प्रोडक्ट इनपुट होगी इसमें से कौन सी प्रोडक्ट रखनी है। यहां आपने एक कंडीशन बतानी है, गौर से सुन लें। हर ऑब्जेक्ट यहां पे इनपुट होगा, जो आपने कंडीशन बताई अगर ये ट्रू है तो ये रहेगा, वरना ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूं जी क्या लगानी है। अगर हम ये देखना चाहें कि भाई सिर्फ मुझे वो प्रोडक्ट्स बताओ जिनकी प्राइस 30,000 से ज्यादा है, इस वक्त वो पहली दो ही हैं, स्मार्टफोन और बाइक, जिनकी प्राइस क्या है 30,000 से ज्यादा है, तो यहां पे कंडीशन सिर्फ बताएं ऐसी जिनकी 30,000 से ज्यादा है, उनके लिए वो कंडीशन ट्रू हो, ताकि सिर्फ वही रह जाए, बाकी फिल्टर आउट हो जाए। ठीक है जी। जी क्या लिखेंगे यहां पे? प्रोडक्ट और प्राइस। बिल्कुल, प्रोडक्ट सिंगुलर में, डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन,
अगर इक्वल भी रखना है तो इक्वल भी लगा दें 30,000, बस खत्म हो गया। लेकिन फिल्टर अप्लाई हो गया। हर प्रोडक्ट यहां 1 by 1 आएगी, लेकिन सारी प्रोडक्ट नहीं, उसकी प्राइस की बेस पर ये यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या देना, किस टाइप की बूलियन कंडीशन देनी है आपको, वो ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। जिस तरह इस स्टेटमेंट है, जिस जिसके लिए भी कंडीशन ये ट्रू होगी सिर्फ वो रह जाएंगे, सिर्फ बाकी निकल जाएंगे। यानी हमने फिल्टर कर ली जिनकी प्राइस 30,000 से ज्यादा थी। तो इसके बाद उनको प्रिंट कैसे करके देखें, वो कहां गई, जिनकी प्राइस 30,000 से ज्यादा, वो गई कहां भाई। तो फिल्टर आपको रिटर्न करता है करे, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसके साथ फिल्टर का फंक्शन कॉल किया है इसमें चेंज नहीं करता। ये अपने पास फिल्टर अपने अंदर एक अरे में रखता जाता है। जब सारी लेंथ खत्म हो जाती है तो अरे रिटर्न कर देता है, एक एक करके रिटर्न नहीं करता। फिल्टर के अंदर एक अरे है, टेम्परेरी रखता जाता है। ठीक है, तो किस किस को उसने रखना है, जिस जिसके लिए भी हर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट यहां पास करेगा, जिस जिसके लिए कंडीशन ट्रू है उसको रखेगा। तो अब यहां से अगर मैं ये कहूं यहां पे प्रिंट करना हो तो क्या प्रिंट करेंगे, अरे आ जाएंगे। इसमें मजे की बात यह है कि ओरिजिनल जो अरे है ना, जिसके साथ फिल्टर कॉल किया उसमें से नहीं कोई चेंज करेगा, यानी खुद ही डीप कॉपी करके हमें देगा, एक नया डुप्लीकेट अरे देगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं कॉपी करूं, मुझे ये बता दें, अगर मैं यहां पे रखूं पहली दफा प्रोडक्ट को इसके इक्वल और इस पे ये कंडीशन चेक करूं कि प्रोडक्ट डॉट प्राइस ग्रेटर देन 35, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर अपने पास अरे में रख लेगा। फिर नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट। फिर यहां पे आएंगे, ये इसके लिए क्या कंडीशन है, ट्रू, ये ऑब्जेक्ट भी अरे में सेव कर लेगा अपने पास, इस अरे में नहीं चेंज करेगा, इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए वो यूज करेगा। फिर थर्ड पे आने यहां पे रखेगा, इस अरे के लिए कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, इसको ड्रॉप कर देगा, इसको अपने पास यानी अरे में नहीं रखेगा, ड्रॉप का मतलब है नेक्स्ट स्किप कर देगा। फिर यहां पे आएगा प्रोडक्ट इक्वल टू, इसके रखेगा, फिर बताएं इसकी लिए कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो ये भी वो सेव नहीं करेगा, तो फिल्टर नहीं करे, फिल्टर सिर्फ वो होंगी। अब अगर आप इसके बाद ये अरे या एक ही लाइन पे चाहें तो लिख लेंगे स्मॉल सा है, ठीक है जी। अब यहां पे अरे प्रिंट करें, CLS करता हूं और ये, तो अब आप देखें कितनी प्रोडक्ट्स आ गई, 1 2 3, हमने क्या कहा था 3,000 लिखा है, 3,000 1,000, तो अगर इसे 30 कर दे, दराज की तरह हम बना लें, नीचे प्राइस बताओ किस रेंज में लेना, दराज की तरह फिल्टर अगर बनाना चाहें, ये आ गया जी। तो दराज में क्या बना हुआ है, मैक्स और मिन का, मिनिमम कितनी है, तो यहां यूजर समझ ले कि ये बटन बना हुआ है मिन प्राइस का, वो कहता है जी मिनिमम मुझे चाहिए लेट्स सपोज 30,000 मिनिमम, और मैक्स प्राइस जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए 60,000, इस रेंज में जो है ना मुझे वो दिखाओ, इस रेंज में दिखाओ, ये सामने बटन है। और ये नीचे जो आपने बूटस्ट्रैप में दिखाने हैं, कंसोल की बजाय इसको उसमें प्रिंट करते हैं, तो यहां पे बताएं क्या चेंज आएगी, बिल्कुल उसी तरह के दराज की तरह के सारे फिल्टर आप बना सकते, बताएं जी क्या चेंज आएगी। यहां पे मैं इसको एंटर करके न्यू लाइन पे जरा ले जाता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज आएगी, ये तो ऐसे ही रहेगा ना सारा, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट और फिल्टर, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह प्रोडक्ट सिंगुलर में एरो, असल में तो यहां पे बताएं कि ये बूलियन, याद रखें यहां से फिल्टर को बूलियन क्राइटेरिया देना होता है, बूलियन कंडीशन देनी। अब आप ऐसी लॉजिक लिखें कि वो तमाम प्रोडक्ट जब यहां पे इनपुट की जाए जिनकी प्राइस 30,000 से ज्यादा है और 60,000 से कम है, सिर्फ उनके लिए कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स पे डिसाइड कर रहा है। तो यहां पे लिखूंगा अगर इसकी प्राइस 30,000 से ज्यादा है, एंड लगाने के लिए दोनों चीजें बैक वक्त ट्रू हो, एंड प्रोडक्ट डॉट एस नहीं, प्रोडक्ट डॉट प्राइस लेस देन और इक्वल टू 60,000, तो ये रेंज का चेक बन गया। ये इसको एंड बोलते हैं, M%, 2 M% सिंबल। अब
ये दो बटन है जिसकी भी प्राइस इस रेंज में है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन। मैथ में हम इसको ना इस तरह लिखते हैं, देखिए मैथ की अगर बात करें हमारे करने, मैथ में आपको पता है कि हम इस तरह लिखते हैं कि 30,000 से ज्यादा है प्राइस और जो है वो इससे लेस है, क्या ख्याल है? इस तरह लिखते हैं हम, 30,000 से ग्रेटर है और 60, इस तरह रेंज करके लिखते हैं दरमियान में, लेस देन इक्वल। तो इसमें एंड एक वक्त में एक ही कंडीशन लिखनी होती है, तो दूसरी को एंड लगा के अब ये आप चेक करेंगे तो ये आ जाएंगी इस रेंज में। ये 30,000 से ग्रेटर है और ये 30,000 से ग्रेटर है और 60,000 से क्या ये ऐसे ही? एक मिनट, ये ऐसे ही है, देखें जरा कि गड़बड़ है कोई। हाँ ठीक है, 50,000 इससे ग्रेटर है, पहले नहीं सही नहीं आउटपुट आ रही, देखें जरा दोबारा से देखें, इसकी प्राइस कितनी है? 50,000। क्या ये 30,000 से ग्रेटर है? बोले यस नो में बोले यस। और 60,000 से लेस है? यस। अगर हम इसको 80 कर दें, 80 कर दें, अब ये स्मार्टफोन सेलेक्ट आल्दो इससे ग्रेटर है लेकिन इससे लेस नहीं है, दोनों कंडीशन एंड में होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो निकल गए, ठीक है जी, से वो लगे, ठीक हो गया। तो ये प्राइस का फिल्टर लग गया, जितने भी न्यूमेरिक फिल्टर हैं वो यहां से लग जाएंगे, जिस प्रॉपर्टी पे लगाना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ब्रांड का अगर फिल्टर लगाना है तो आपने पहले सेव करना है कि ये किस ब्रांड का। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी ब्रांड भी मैंने नोट किया हुआ साथ डिटेल, और मैं कहता हूं जी ये एप्पल का, सैमसंग ऊपर लिखा हुआ है, सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है जी। ये बाइक का ब्रांड जो है ये होंडा है जी, एंड सो ऑन। ब्रांड का भी लगा सकते हैं कि जिसकी प्राइस 30,000 से ज्यादा हो लेकिन ब्रांड जो उसका है, ब्रांड मतलब प्रोडक्ट डॉट ब्रांड, और ब्रांड उसका सैमसंग हो, ठीक है, या होंडा हो। सो आप जितनी मर्जी, एंड कलर उसका रेड हो, मतलब जैसे मर्जी अब आप इसको एंड करके जितना मर्जी लेंथ लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल अरे में से फिल्टर होगा, ओरिजिनल अरे में मॉडिफाई नहीं होगा, एक नई अरे, डुप्लीकेट अरे बना के जिसके लिए कंडीशन ट्रू है वो रिटर्न करेगा। इसको मैं प्राइस वाले कर दूंगा। ये जो हमने ओरिजिनल कौन सी एग्जांपल थी जो पहले, ये आगे चलते हैं। फिल्टर आप किसी भी, अच्छा आप बूलियन वैल्यू पर भी फिल्टर कर सकते हैं। स्टेटस उसका ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटस आमतौर पर होता है, एक प्रोडक्ट को, अभी मैं सीजनल प्रोडक्ट है, मैंने सिर्फ सीजन में ही कोई चलाता हूँ वरना स्टेटस फॉल्स कर दिया, तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो स्टोर में ना आए, तो मैं जो है वो, या स्टूडेंट्स का जिस तरह होता है कि जो किसी बंदे को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दें, ब्लॉक्ड है तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते, जो भी। स्टेटस आपका मैंने ट्रू कर दिया, चार्जर का मैंने फॉल्स कर दिया। मैं दीजिए अभी प्राइस हम रिवाइज कर रहे हैं, 20 आ गए हैं, ये है, मैं जरा कंफर्म कर लूं, तब तक मैं चाहता हूँ स्टेटस इसका फॉल्स रखें। अगर मैंने सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लेनी है जिनका स्टेटस ट्रू है, जिनका स्टेटस ट्रू है, तो इसी तरह से आप जो है वो यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, and within filter take each product and then product dot status जिनका भी true है सिर्फ उन्हें रिटर्न कर दें। और ये कैसे रिटर्न करेगा? एक अरे में देगा आपके पास आंसर,
एक अरे में आंसर देगा। और अब आप अगर इस अरे को प्रिंट करवाएं यहां पे, तो 3 थी, आप देख सकते हैं एक को हमने सिर्फ फॉल्स किया, ये 1 2 3 चार्जर इसमें निकल गया। और अगर फॉल्स कर देंगे, फॉल्स सेव करें, रन करें, तो सिर्फ एक ही आएगा फॉल्स विद चार्जर। अच्छा, इसको लिखने का एक और बेहतर तरीका भी देखें, इज इक्वल टू ट्रू लिखना। अब देखें जरा प्रोग्रामिंग में लिखने का, प्रोग्रामिंग का स्टाइल भी जरा बेहतर करना है आपने, एज ए प्रोफेशनल्स की तरह, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस में एक अच्छे डेवलपर लिखते हैं। आपने आगे भी चार, ट्रू का मतलब क्या है और फॉल्स का मतलब क्या है। देखिए स्टेटस किस टाइप का वेरिएबल है, बूलियन। तो अगर आप यहां पे इसको निकाल दें इक्वल टू ट्रू को, तो फिर भी एक ही बात है, शॉर्ट कोड लिखना सीखें। प्रोडक्ट एरो प्रोडक्ट डॉट स्टेटस। अब आप कहें इसका क्या मतलब हुआ। अब स्टेटस हर एक का आएगा, वो खुद बूलियन वेरिएबल है। अगर ट्रू होगा तो ये, इसका मतलब है यहां से आंसर ट्रू ही आया, ये चेक करने की जरूरत नहीं ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर भी तो ट्रू ही आना ना। तो अगर उसमें स्टेटस ट्रू है तो आएगा, और अगर फॉल्स है तो नहीं आएगा। तो इतना लिख देना भी काफी है बूलियन के लिए। और अगर मैंने देखना है जिनका स्टेटस फॉल्स है वो दिखाओ, तो ये लिखने की बजाय अब इसको 3 तरीकों से लिख सकता हूं। एक तो ये इक्वल टू ट्रू कर दूं, एक है मैं कह दूं जिनका स्टेटस ट्रू नहीं है, दूसरा ये तरीका लिखने का जिनका स्टेटस, क्योंकि ट्रू नहीं है तो इसमें है ही 2 ऑप्शन, इसका मतलब क्या है, उसका स्टेटस क्या होगा फिर, फॉल्स। ये दूसरा तरीका है। तीसरा ये है, मैं ट्रू फॉल्स बूलियन के लिए नहीं टेस्ट करते आप, क्या करूंगा, इसके साथ शुरू में नॉट लगा दूं। ये फैक्टोरियल सिंबल का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मींस फॉल्स। हम कहते हैं प्रेजेंट है, ये एब्सेंट एक मतलब नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब एब्सेंट। तो इसके बाद नॉट लगा दें तो इसका मतलब है सारी नेगेटिव प्रोडक्ट आ जाएंगे, यानी जिनका स्टेटस फॉल्स होगा। और अगर नॉट हटा देंगे तो जिनका स्टेटस ट्रू होगा। तो बूलियन के साथ आपने ये याद रखना है कि शॉर्ट कोड लिखना सीखें, हमेशा वो लेंथी इक्वल टू वगैरह जो है वो नहीं। बूलियन खुद कहीं भी यूज करें तो अपना मतलब वो खुद बता रही है कि अच्छा यहां पे जो पुट हो रहा है ट्रू है, तो इसका मतलब कंडीशन भी ट्रू है। अगर यहां ट्रू पुट हो रहा है तो इसका मतलब कंडीशन भी ट्रू है। ये देखने की जरूरत नहीं कि इक्वल टू ट्रू है कि नहीं। अगर इक्वल टू ट्रू पुट हो रहा है तो इक्वल टू ट्रू ही होगा। ठीक है जी। तो ये इसमें बड़ा जो है वो अहम है कि आपका कोडिंग स्टाइल भी बेहतर हो। एक सेकंड में जरा फोन सुनना। हेलो जी, मैं क्लास में